रोशनी थोड़ा कंफर्म करना ना रिकॉर्डिंग का। ঠিক আছে দাদা, ओके হয়ে গেছে। ओके ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है पर कोई बात नहीं, हम लोग इनकम टैक्स को लेके आगे बढ़ेंगे। आई होप कि मोबाइल नेटवर्क हम लोगों को साथ दे देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है चलो। तो इनकम टैक्स में हम लोग सर ऑलमोस्ट जिन लोगों का सारा हेड्स कंप्लीट हो चुका है, जिनका अभी तक सारा हेड्स कंप्लीट नहीं हुआ उनको अभी बाद में सारा का सारा हेड्स कंप्लीट करवाया जाएगा। आज मैं हेड्स ऑफ इनकम नहीं बताऊंगा सर, ठीक है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में अदर सोर्स को कंप्लीट किया, तो आज मेरा डिस्कशन रहेगा आप लोगों के साथ डिडक्शन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, जैसे 5 हेड्स होता है ना सर इनकम टैक्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अलग अलग हेड से कमाओ। ठीक है, आप सैलरी हेड से इनकम करो, आप कैपिटल गेन से इनकम करो, आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करके इनकम करो, आप अदर सोर्स से इनकम करो, आप और क्या हो गया सर, सब बोल दिया, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम करो। आपके पास अलग अलग सोर्सेस है जहां से आप इनकम कर सकते हो। अब ये सारा का सारा इनकम जब आप जो जहां जहां से आपका सोर्स है आप इनकम कर लिए, टोटल इनकम हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। ठीक है, अब ये सब टोटल इनकम को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो लोग कंप्लीट सम्स पहले किए हो उनको समझ पूरा आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों का मेन टारगेट क्या रहेगा सर कि आज हम लोग ना आप लोगों को डिडक्शंस बताएंगे। मतलब सर ये जो लोग टैक्स कंसल्टेंट होते हैं ना, टैक्स कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को ना ये सब में बहुत हेल्प करता है। आप लोगों को बहुत सारे को मैंने एक कैप्सूल शेयर किया है। कैप्सूल क्या है, जिन लोगों के पास नहीं है डोंट वरी सर, एक क्विक कैप्सूल मैंने शेयर किया जिसमें इनकम टैक्स का सारा डिटेल्स है और उसके अंदर मैंने आप लोग देखना वहां पर चेक करके, उसके अंदर ना डिडक्शंस का भी पूरा का पूरा सेक्शन फ्रॉम 80C से लेके 80U का चार्ट दिया हुआ है। तो वो चार्ट आप जरूर फॉलो अभी तक जरूर किए होंगे। लेकिन सर आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वही है, बट अगर कुछ चेंजेस आएगा तो आप लोग खुद से ही रेक्टिफाई कर सकते हो उसको, क्योंकि मैं जो आप आज बताने वाला हूँ सर ये एकदम लेटेस्ट और अमेंडमेंट वाला है। मतलब अगर पुराना कैप्सूल में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ चेंजेस हो तो आप उसको एक बार गो थ्रू करके चेक कर सकते हो। मैं जो भी बताऊंगा आज डिडक्शंस पे जो करेंटली लेटेस्ट है सर वही आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम रिलेटेड पर्पस में। तो बेसिकली सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है सर कि हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है कि हमें डिडक्शन पढ़ना है। और ये बहुत हेल्प करता है स्पेशली जब आप एक टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करते हो। तो रियल लाइफ का बात कर रहा हूँ सर, प्रैक्टिकल फील्ड में मतलब क्यों करना है डिडक्शंस का चैप्टर और इसको जान के आपको क्या फायदा है। फायदा बहुत है सर। फायदा इस चीज का है कि जैसे कि अब जो लोगों ने सेक्शन 10 को पढ़ा था, सेक्शन 10 में जैसे हम लोग पढ़े होंगे सर कि सेक्शन 10 में बहुत सारा डिडक्शन मिलता है, वहां पर भी हम लोग टोटल इनकम के साथ बहुत सारा डिडक्शंस करते हैं। लेकिन ये ग्रॉस टोटल इनकम से मतलब ये 80C से 80U दैट इज चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 के अंदर ना ऐसा सारा डिडक्शंस के बारे में कहा गया है जो आप टोटल इनकम करोगे फिर आपको वहां से माइनस करने का मौका मिलेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बेसिकली आप टैक्स सेव कर पाओगे। लेकिन सर क्या एक ही तरीका है सेव करने का? सर 80C से 80U के अंदर बहुत सारा सेक्शन है और आप अलग अलग पर्पस में खर्चा करोगे तो वो खर्चा सरकार आपको डिडक्ट करेगा। सर कैसे, इतना हेल्प क्यों करेगा सरकार? सर ये देख आप पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्यों हमें हेल्प करता है। ऐसे ही देखो लोग टैक्स देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजों में जो सरकार चाहते हैं कि वो सरकार खुद करे पब्लिक के लिए, अगर पब्लिक वो चीज अपने लिए खुद ही कर लेता है तो सरकार को लगता है कि चलो भाई अगर ये खर्चा ये अपने लिए खुद ही कर लिया अपने बेनिफिट के लिए जो हमें करना था तो क्यों ना इसके लिए इनको डिडक्शन दिया जाए। सर कुछ एग्जांपल्स, जैसे एक फेमस एग्जांपल तो बहुत लोगों को पता भी होगा, जैसे सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना सर, बहुत लोग जानते होंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर भरते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स में डिडक्शन मिलता है ना। ये कितने को पता है सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कहानी? आई होप सभी को पता होगा, है ना सर। सर तो इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शंस मिलना, या फिर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर्स फंड में डोनेट करते हो, ठीक है, अगर आप प्रोविडेंट फंड में डोनेट करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डोनेट करते हो, तो ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, तो उसी का लिस्ट पढ़ना है और उसको क्वेश्चंस में देखना है कि जब कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट छोटा सा डिडक्शंस का सम्स पूछ लिया जिसमें सिर्फ डिडक्शन ही आपको करना पड़ेगा।
कई बार ऐसे होते हैं कि एक पूरा कंप्लीट सम्स है जिसके अंदर सारा का सारा पांचों का पांचों हेड घुसा दिया, ठीक है, पांचों का पांचों हेड डाल दिया, या फिर 3 हेड 4 हेड का डिटेल्स डाल दिया। नॉर्मली पांचों हेड एक साथ बहुत कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, बीपी, सीजी, एचपी ऐसा होगा, सैलरी एचपी ऐसा होगा, ठीक है। तो 3-4 हेड का डिटेल्स डाल दिया आपने, टोटल इनकम कैलकुलेट किया, फिर आपको वहां से डिडक्शंस का भी कुछ डिटेल्स आपके क्वेश्चंस के अंदर दे देगा, फिर उसको आपको सॉल्व करना है। रियल लाइफ में क्लाइंट आपके पास आएगा, उसका ढेर सारा इनकम का बाजार लेके, भाई देखो मैंने यहाँ से इनकम किया, अब मुझे बता दो कि भाई मुझे को कितना टैक्स में सेविंग्स मिलेगा। तो ये टैक्स का लूफॉल्स नहीं है, ये टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद बताते हैं कि भाई देखो मैंने तो डिडक्शन देके रखा, अगर आपका दम है तो आप लेके दिखाओ, ठीक है। तो उसका जानकारी लेना चाहिए टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे टैक्स कंसल्टेंट भी उसका जानकारी रखते हैं तो क्लाइंट को भी उसका हेल्प मिल जाता है। और आप खुद भी अपने लिए जब टैक्स का मतलब रिटर्न फाइल करोगे, आप अपना हेल्प खुद को भी कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी कर सकते हो। तो मजा आएगा सर, डिडक्शन का चैप्टर सीरियसली मजा आएगा। जो लोग प्रीवियस चैप्टर्स वगैरह सारा का सारा कर चुके हो उन्हें भी मजा आएगा, और जो एकदम डिडक्शन न्यूली कर रहे हो उन्हें भी मजा आएगा, इतना तो गारंटी है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा एक सेकंड सर, ज्योति को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है, मैं उन्हें बता दूं कि एक बार ईमेल से ट्राई करें। वैसे आज मेरा भी यहाँ पर प्रॉब्लम है फिर भी। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज आवाज आ रहा है गुड क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर। चलो सर, ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, कंफर्म कीजिएगा थोड़ा। आज मे भी हो सकता है कि आप लोगों को स्क्रीन का लाइट थोड़ा कम दिखे, क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चार्जिंग नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको लाइट कम दिखेगा मे बी, लेकिन आई होप कि स्क्रीन तो शो हो रहा होगा। क्या स्क्रीन शेयर है सर? बोलो ना। यस सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। नो सर, मुझे तो नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं दिख रहा है? नो, हम फिर से ज्वाइन करते हो। हाँ अच्छा करो, मुझे इसी चीज़ का थोड़ा सा चिंता है, भगवान करे आ जाए तो फिर एक्चुअली होस्ट का नेटवर्क सही होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाउन है, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, थोड़ा देख लेते हैं, वेट कर जाते हैं 2 मिनट। बाकी सभी को दिखाई दे रहा है ना दो। अच्छा यस सर। सर जियाउल का ही प्रॉब्लम है आज। देख जियाउल, हाँ दिख रहा है सर। ओके, मतलब आज तेरा भी नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। ओके नहीं सर, वो बग के कारण हुआ होगा, ऐप में बग होता है ना, वही। नेटवर्क ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बग क्लियर नहीं हो सकता? सर माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप में बहुत ज्यादा बग्स होते हैं। अच्छा, पता नहीं सर। अच्छा देखो, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं सर, पूरा यूएस का डिफेंस माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से चलता है, पता है आप लोगों को? ना तो गूगल को मिला, ना तो एप्पल को मिला, माइक्रोसॉफ्ट को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ये सब पर्पस के लिए, मतलब गवर्नमेंट लेवल का जो भी डेटा होता है ना, वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ही सर एक बार हाँ पता है, जो डाटा चोरी हो गया था हॉस्पिटल से सारा, हाँ जिन लोगों के पास एप्पल का था उन लोगों का नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग का ही हुआ था पूरा। हाँ, लेकिन फिर भी यूएस डिफेंस हमेशा माइक्रोसॉफ्ट को ही यूज करता है, वही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ चोरी हो सकता है, लेकिन फिर भी कि माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए जाने जाते हैं सर, नहीं तो इतना बड़ा यूएस डिफेंस इसको क्यों फॉलो करेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा लगेगा कि हम लोग रॉ एजेंट का क्लास कर रहे हैं ओके, तो बेसिकली डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ठीक है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस कैसे मिलता है, इसको समझने के लिए मैं इतना सारा
डिटेल्स में आपको बताऊंगा आज, ठीक है। मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड अदर डिडक्शंस। ये सभी चीजें आपको एक एक करके समझ आ जाएगा सर। सेक्शन 80C से लेके आप देख सकते हैं सर यहाँ पर फ्रॉम सेक्शन 80C से लेके 80U बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है सर फॉर एग्जाम पर्पस और एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ करियर पर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों सर? प्रैक्टिस में बहुत काम आता है, डिडक्शन बहुत काम आता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? ये आस्था को क्या हो गया? आस्था बोलो। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अरे सर यही तो मुझे चिंता हो गया आज। रीजॉइन करो सर, डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? मुझे आज इसी चिंता हो गया। ओह अच्छा ठीक है, देखो अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर बाद में कम से कम रिकॉर्ड तो मिलेगा। ओके, अब प्रॉब्लम है तो कुछ कर नहीं सकते आज, मेरा भी हाथ पैर बंधा हुआ है। ज्योति गुड मॉर्निंग। ज्योति हेलो, ज्योति आवाज आ रहा है क्या मेरा? अच्छा, जो बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि सर सेक्शन 80C से लेके 80U तक में पूरा का पूरा डिडक्शंस का सेक्शंस को बता के रखा है। फिर सर इसको यूज कैसे करना है, मतलब हाउ टू यूज डिडक्शन। हाँ, ये इतना सारा सेक्शंस को कैसे यूज करें, इसका पर्पस को कैसे जाने। चलो सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके सर, बहुत दिक्कत हो रहा है बहुत लोगों को, फिर भी ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना सर। क्या स्क्रीन दिख रहा है सभी को? कंफर्म कीजिएगा मुझे थोड़ा। हाँ सर, है ना हाँ सर। ओके सर, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए सर, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन को करते करते हम लोग डिडक्शंस को समझेंगे। पहले क्वेश्चन थोड़ा कर ले, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम of Mr. X for the assessment year 2021 and 22 ये गिवन है आपको, ठीक है। 21 22 का GTI दे दिया। GTI मतलब वही सारा का सारा हेड्स का जो इनकम है उसको जोड़ के आया। GTI के अंदर हमेशा याद रखिएगा सर, GTI जब भी बात होता है तो जीटीआई मतलब आप जो भी हेड से इनकम की हो, सपोज आप सैलरी इनकम करते हो, सपोज आप एचपी इनकम करते हो, सपोज आप कैपिटल गेन से इनकम करते हो, सपोज आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम करते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम करते हो, जो भी आपका हेड्स है, ये सारा का सारा हेड्स का इनकम जितना हेड्स होगा आपका, जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा हेड से ही इनकम करो, ऐसा कोई मैंडेटरी और कहीं पर लिखा भी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक हेड हो सकता है, कोई भी दो हेड हो सकता है, कोई भी तीन हेड हो सकता है, जो भी आपका हेड्स ऑफ इनकम है, इसको जोड़ने के बाद जो भी अब देखो अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग हिसाब भी है, ठीक है। सैलरी का अपना हिसाब है, एचपी का अपना हिसाब है, सीजी का अपना हिसाब है, आईफोस का अपना हिसाब है, बीपी का अपना हिसाब है, सभी का अपना अपना कैलकुलेशंस का तरीका भी है और हिसाब भी है। लेकिन हमें बेसिकली मैं अभी क्या कहना चाहता हूं सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको क्या मिलता है जब आप सारा का सारा हेड को ऐड करते हो, तो आपको जीटीआई मिलता है।
इन सिंपल आपको GTI मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम, और वही ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिस करेंट क्वेश्चंस में बता के रखा है। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इज 8 लाख। ठीक है, ये आपको बता के रखा है। आप मान के चलो कि आप ही का इनकम है, ठीक है, मिस्टर एक्स आप ही हो या मिसेस एक्स, मिस एक्स, जो भी आप सोचो, ठीक है, सब आप ही हो। ठीक है, तो 8 लाख आपने कमाया। ओके, ही हैज मेड the following, he has made the following investments और पेमेंट्स, कुछ इन्वेस्ट किया या फिर कुछ पेमेंट्स किया। हाँ सर, ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2021। हम लोगों को पता है ना सर, हम लोग असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करते हैं, है ना। असेसमेंट ईयर इज आवर कैलकुलेटिंग ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर इज आवर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीवियस ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका प्रीवियस ईयर भी है, मतलब बेसिकली 2021 इन दिस करंट सिचुएशन आपका प्रीवियस ईयर भी है। तो हम लोग जानते हैं सर, प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर पे हम लोग टैक्स पेमेंट करके कैलकुलेट करके पेमेंट करते हैं। तो दिस थिंग्स वी नो। ओके, तो द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज 8 लाख एंड उन्होंने 2021 में कुछ पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट किया। तो सर उसका डेटा एक बार फटाफट लिख लियो सर। कंट्रीब्यूशन टू, क्या क्या किया देखो, कंट्रीब्यूशन किया, कहां पर किया, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। पीपीएफ इन द सेंस, पीपीएफ इन द सेंस क्या होता है सर, किसको पब्लिक पता। प्रोविडेंट फंड। थैंक यू सर, वेरी गुड सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एकदम सर सही बोला आपने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 1,10,000 का किया। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल न्यू दिल्ली। ठीक है, फॉर एजुकेशन of his son studying in class 11। जिसका मतलब जो एसएससी है हमारा, एसएससी का जो बच्चा है, एक लड़का है जो एपीजे स्कूल ऑफ न्यू दिल्ली में क्लास 11 में पढ़ता है। ठीक है, ओके, जिसके लिए कितना ट्यूशन फी भरा स्कूल का, ये स्कूल ट्यूशन फीस है सर। ठीक है, 45,000। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन taken from, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। ठीक है, या फिर आप एसबीआई लिख दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जगह आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 25,000, मेरे मुंह में चल रहा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बट मैं लिखा दिया एसबीआई, कोई बात नहीं सर, बैंक तो बैंक ही है। और एक आएगा सर, और एक पॉइंट नंबर 4, contribution to approved pension fund, contribution to approved pension fund of LIC। LIC के पेंशन फंड में, अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC में आपने 1,05,000 रुपीज डाला। दिस इज योर पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कंप्यूट the eligible deduction under chapter 6A for the
असेसमेंट ईयर 21-22। क्या सवाल किया है आपको? क्वेश्चन क्या किया आपको एलिजिबल डिडक्शंस बताना है कि इस पर्टिकुलर जो भद्र लोग है, मतलब जो जेंटलमैन है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो इनको कितना डिडक्शन मिलेगा, एलिजिबल डिडक्शन कितना होगा इनका, ठीक है। तो सर मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, लेकिन सर हो सकता है आपको कई पॉइंट ऐसे हो सकता है कि सर ऐसा लगेगा कि सर ऐसे तो आपने कभी बताया नहीं, या फिर अगर किसी ने पढ़ा होगा डिडक्शन चैप्टर पहले भी, ठीक है, क्योंकि मैंने कैप्सूल देके रखा था रीड करने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। जिनको नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं सर, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सर, डोंट वरी। ये सारा का सारा सेक्शंस मैं आप लोगों को पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। बहुत वाइटल सेक्शंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, ब्रॉड क्वेश्चंस हो, जो भी सवाल का तरीका कुछ भी हो, बहुत वाइटल माना जाता है। तो मैं एक एक करके सारे के सारे को डील करूंगा, लेकिन सर बिफोर दैट डील करने से पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कराता हूँ। सर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये इंसान जो है मिस्टर एक्स, इन्होंने 8 लाख का टोटल इनकम किया, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम किया, और उस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट भी किया, ठीक है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एपीजे स्कूल न्यू दिल्ली में एजुकेशन ऑफ हिज सन studying in class 11 45,000, repayment of housing loan taken from State Bank of India 25,000, and contribution to approved pension fund of LIC 1,05,000। आपको पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इस इंसान का कितना डिडक्शन अलाउेबल होगा, इस इंसान को कितना डिडक्शन अलाउेबल होगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? दिस इज द फर्स्ट थिंग मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि सर करने के लिए क्या बताया जा रहा है? है दादा। हाँ हाँ सर। सबको ओके सर, वेरी गुड सर। तो देखो अब इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा सर कि एक्चुअली खेल क्या है, ठीक है, खेल क्या है आपको थोड़ा ज्यादा ही समझ आ जाएगा। ओके चलो, तो एक काम करते हैं सर, सोल्यूशन डालते हैं इसका, इसका सोल्यूशन करते हैं सर। चलो तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप हेडिंग कर दो सर, ऐसे रियल में भी किया जाता है, जब भी आप किसी क्लाइंट का भी करोगे तो आप ऐसे ही करोगे। सपोज मानो कि मिस्टर एक्स आपका क्लाइंट है, आप जैसे मन मर्जी समझो, आप खुद का समझो, क्लाइंट का समझो। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है, ये इनकम टैक्स एक्ट का 6 से है सर। ये चैप्टर कहाँ का चैप्टर है? इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर है, ठीक है, आपकी किताब का चैप्टर नहीं है सर, ठीक है। अंडर चैप्टर 6 से मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका, ऐसे आपका किताब भी इनकम टैक्स किताब भी मतलब उसी तरह से बना हुआ होता है, बट ये चैप्टर एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो चैप्टर 6 है वहां पर बताया गया है, ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। ओके तो ये रहा आपका हेडिंग, और आपको ऐसे देखो इनकम टैक्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट आप ऐसे करो ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है कि जो भी अब लोग इनकम टैक्स से साइड में जाओगे ना, कभी भी किसी रिटर्न फाइलिंग का फाइल देखोगे तो एक पर्टिकुलर का एरिया होता है और अमाउंट का 2-3 कॉलम होता है। तो हमारे यहाँ पर 2 कॉलम में ही बात बन जाएगा, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का, वन फॉर पर्टिकुलर्स अनदर फॉर अमाउंट, बस और कुछ नहीं चाहिए होगा, बात बन सकता है एकदम आराम से। तो क्या करना चाहिए सर? हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं सर, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। पहला बात क्या है ना सर, ये जो भी डिडक्शंस आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा डिडक्शन 80C से है, ठीक है, और एक सेक्शन से थोड़ा अलग है, ठीक है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, मैं अभी किसी को कुछ भी पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको सेक्शंस डिटेल्स में बताया नहीं, मैं तो बस सॉल्व कर रहा हूँ। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C यहाँ पर है, मुझे पता है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 2 सेकंड के लिए, क्या सबको सेक्शन 80C दिखाई दे रहा है सर? हाँ क्या सर। स्क्रीन में 80C दिख रहा है? Yes. 80C, वेरी गुड सर। 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नॉर्मल प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, है ना सर। 80C के बारे में ये कहा गया है, और 80CCC भी यहाँ पर दिया गया है। देखो इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स के बारे में बताया जा रहा है 80CCC का, ठीक है। सर्टेन पेंशन फंड्स इज फॉर 80CCC। तो चलो सर
देख लेते हैं कि क्या खेल है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपका पहला पॉइंट आप कर लो, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूशन किया सर मिस्टर एक्स ने प्रोविडेंट फंड में, कितना डाला? 1,10,000। 1,10,000। वेरी गुड सर, डाल दो जो भी आपको पता है, आप पहले उस सबको लिख लो। अच्छा, और क्या डाला सर? पेमेंट टू ट्यूशन फीस, है दादा। पेमेंट टू ट्यूशन फीस किया, वो स्कूल का ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल, ठीक है, एपीजे स्कूल फॉर एडुकेशन of his son studying in 11 क्लास 11 में पढ़ते हैं। 45,000 का ट्यूशन फीस आपने स्कूल का बच्चे के लिए भरा, ठीक है। और आपने रीपेमेंट किया सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाँ सर, आपने लोन का इंटरेस्ट भरा सर, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अमाउंट आपने रीपे किया 25,000 का, है ना? यही क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था आपको। तो ये जितना सारा सेक्शंस के बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ डील किया ना, ये सारा का सारा 80C का सेक्शन के अंदर आता है। सर कैसे पता चला आपको? अरे सर वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा 80C के अंदर आता है। तो आप पहले एक काम करो सर, आपने तो बस बोला पीपीएफ पीएफ ही है, स्कूल भी आता है क्या? यस सर, स्कूल भी आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं सब दिखाऊंगा आपको। यही तो आपको याद रखना है कि कौन सा पेमेंट कहाँ पर डिडक्शंस मिलता है, आपको सेक्शन से तो याद रखना है। तो 1,10,000, 45, 25 टोटल कितना होता है सर? 1,80,000। 1,80,000। वेरी गुड सर, थैंक यू। अब आपको ये 1,80,000 नहीं मिलेगा सर, आपको 80C के तहत कितना मैक्सिमम मिल सकता है? एनी आइडिया किसी को? 50,000। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो लोग कैप्सूल पहले पढ़ा है उनको पता हो सकता है, जरूर हो सकता है सर। 1,80,000 आपको मिला है, बट आपका डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड है सर। सॉरी, ऐसे नहीं लिखना, लेस नहीं करना है, आप बस लिखो रेस्ट्रिक्टेड टू ₹1,50,000। मतलब आपको 1,80,000 का डिडक्शन दिखाई दे रहा है, बट आप 1,80,000 क्लेम नहीं कर सकते, आप 1,80,000 क्लेम नहीं कर सकते। 1,50,000 being the maximum permissible डिडक्शन, ये मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन है आपका अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर ये मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन है, आप इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा सर, और कुछ? सर उन्होंने पेंशन फंड में पैसा डाला था, डिडक्शन अंडर सेक्शन, सर पेंशन फंड किस कौन सा सेक्शन को बताता है सर? इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन 80 पेंशन फंड, 80 CCC ट्रिपल सी 80CCC पेंशन फंड के बारे में बात करता है सर। तो 80CCC डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर आपने 80CCC के अंदर उसका क्या हो गया, वो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड हो गया। तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC पेंशन फंड, जो भी हो पेंशन फंड LIC का है, LIC एक कंपनी है उसका पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू, अच्छा अप्रूव्ड है। हाँ, मतलब बहुत सारा पेंशन फंड ऐसे भी होता है सर जो गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं होता, तो अप्रूव्ड होना चाहिए, और LIC तो 100% गवर्नमेंट है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, ठीक है, एकदम LIC का अप्रूव्ड पेंशन फंड। कितना पैसा डाला सर? 1,05,000। 1,05,000, एकदम सर 1,05,000, ठीक है।
अच्छा अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन कितना था? 1.5 लाख था। यहाँ पे इसको भी बाहर में लिख दो सर, मैं भूल गया था। तो 1,50,000 हो गया, ठीक है। ये 1,80,000 आपका आया था, ठीक है, बट एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन आपको 1.5 लाख तक है, और 80CCC में आपने 1,05,000 पेमेंट किया अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC में, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मेरे को और थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ। आप लोग नीचे ही करना, आप लोग नीचे ही करना। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर? सर 1,50,000 1,05,000 को मिला के यस सर, 2,55,000। 2,55,000। ये जो दोनों अमाउंट आपको दिख रहा है, 1,05,000 80CCC का और 80C का कितना हो गया सर? 1,50,000 है ना, 1,50,000 रेस्ट्रिक्शन लगा के। तो दोनों को जब आप टोटल करते हो तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपका? 2,55,000 है ना। देखो सर सभी का आया होगा, लेकिन सर यहाँ पर एक खेल थोड़ा और बदल जाते हैं। एज पर सेक्शन 80CCE यहाँ पर बोल के रखा है, द एग्रीगेट डिडक्शन, मतलब टोटल डिडक्शन जो है सर, द एग्रीगेट डिडक्शन, the aggregate deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD subsection 1, CCD subsection 1 मैं बताऊंगा, CCD subsection 1 क्या है वो भी मैं बताऊंगा। has to be restricted, has to be restricted to rupees 1,50,000, टू रुपीज 1,50,000। इसका मतलब क्या हो गया सर? आपको जो डिडक्शन मिलने वाला है, देयरफॉर डिडक्शन अलाउएबल अंडर चैप्टर ओके, अंडर चैप्टर 6A for the assessment year 21-22, for the assessment year 21-22 कितना हो जाएगा सर? 1.5 लाख। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब 2,55,000 भी आपको नहीं मिल सकता सर। 2,55,000 जो आपका आया था, 2,55,000, ये भी आपको डिडक्शंस के तौर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको डिडक्शंस के तौर पे नहीं मिलेगा। आपका डिडक्शंस जो होगा वो होगा 1,50,000। बोलो सर, पहले क्वेश्चंस को समझ में आया? लेकिन सर आप लोग थोड़ा सा जरूर तंग रह गए होंगे कि सर मिल तो रहा था 2,55,000, लेकिन अल्टीमेटली 1.5 लाख में ही काम को एडजस्ट कर नहीं दिया। सर, ये पता था, लेकिन पहले एक तो छोड़ के 1,50,000 जो आप लिखे ना, वो कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ये अच्छा, पता था कि तीनों मिला के ही 1,50,000 होता है। वेरी गुड इसलिए जियाउल, था। वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। तो आपको इतना बारीकी से ही समझना होगा प्रोविजन सर। आप समझ रहे हो ना सर? आपको एकदम बोलते हैं ना सर, मतलब पाई बाई पाई, मतलब एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टफ कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन सवाल क्या हो जाता है कि आपको मुश्किल ये लगता है कि आप तो कभी डिटेल्स में पढ़े ही नहीं है। अगर आप डिटेल्स में नहीं पढ़ते हो तो आप ऐसे फंस जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि सब तो डिडक्शंस अवेलेबल है, बट अल्टीमेटली आपको रेस्ट्रिक्शंस है 1.5 लाख तक का। सर कैसे पता करेंगे ये सब? कैसे पता करेंगे कि किस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम से कितना डिडक्शन मिल सकता है? तो 1.5 लाख वो माइनस कर पाएगा, उसका जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगा। जैसे अगर सिंपल बोला जाए कि उसका टोटल इनकम 8 लाख था, है ना सर, उसका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख था, 8 लाख में से 1.5 लाख माइनस होगा, दैट मीन 6.5 लाख जो है, 6.5 लाख पे उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। बट हमें ये पूछा नहीं गया था, ठीक है, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। उसका इनकम 8 लाख था,
8 लाख में से 1.5 लाख वो माइनस कर सकता है। 1.5 लाख माइनस होगा तो अभी उसका टैक्स लायबिलिटी जो भी कैलकुलेशन होगा इसको बोलेंगे सर नेट इनकम टैक्स या फिर नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, नेट टैक्स लायबिलिटी नहीं, नेट टोटल इनकम। हाँ, नेट टोटल इनकम बोलेंगे इसको। ग्रॉस से जैसे ही आपने माइनस कर दिया तो आपका नेट टोटल इनकम आ गया, और जो भी टोटल इनकम आपका आ जाएगा इसी के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। मतलब कैसे होता है? बोलो सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, है ना? ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख एट द रेट 5%, मतलब 12,500 होगा। 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस जितना होता है 2.5 लाख होता है ना, 2.5 लाख टू 5 लाख, 2.5 लाख का डिफरेंस उसके ऊपर 5%, और आपका 6.5 लाख है, मतलब ग्रेटर देन 5 लाख टू 6,50,000 टू 6,50,000। तो 5 लाख टू 6,50,000 20% का रेट रखता है सर नॉर्मल में। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स मैंने मान के लिया कि बिलो 60 का है। ठीक है, मिस्टर एक्स मैंने क्या माना? लेस देन 60 का है, लेस देन 60 ईयर्स के हैं, ये मैंने माना। तो 1.5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा सर? 1.5 लाख का 20% 30,000। 30,000। ठीक है, तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। 30,000 और 12,500 कितना? 32,500। इसके ऊपर आप ऐड कर दो 4% एडू एंड हेल्थ सेस। सब हमेशा देना पड़ता है, जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी होगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन हेल्थ सेस मस्ट। कितना हो जाएगा 4% ऐड करके? 4% ऐड करके कितना हो जाएगा? 32,500। हाँ 42,500 होगा ना? 30, सॉरी 42,500। हाँ 42,500 और 4%, सॉरी 30,000 एंड 12,000, सॉरी। 1700। हाँ कितना? 1700। 1700, ओके। तो 42,500 और 1700, मतलब 44,200। 44,200 इतना टैक्स इसको देना पड़ेगा 6.5 लाख पे। लेकिन अगर यही 8 लाख हो जाता तो फिर आपका ये अमाउंट 5 लाख से 8 लाख होता तो अमाउंट और बढ़ जाता। डिडक्शंस का फायदा देखा सर आपने? अगर ये 8 लाख होता तो ये अमाउंट चेंज होके कितना हो जाता? जस्ट चेंज कर दो ना। 5 लाख से 8 लाख का डिफरेंस कितना? 10 लाख तक का स्लैब है, 10 लाख तक का स्लैब है, मतलब ये एक्चुअली 5 टू 10 लाख का स्लैब है। तो 5 टू 10 लाख के अंदर मेरा क्या आ जाता है सर? 8 लाख भी आ जाता है, तो 3 लाख का 20%। तब यही अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 लाख का 20% में ही अमाउंट क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 और इधर 12,500, 72,500। मतलब अगर ये 8 लाख होता तो आपका अमाउंट हो जाता 72,500 और 4%, कितना हो जाएगा? 72,500 इंटू 4%, 2,900 प्लस, मतलब 75,400 8 लाख पे। 75,400 और अभी आपको देना पड़ रहा है 44,200। आप फर्क देख पा रहे हैं सर? 75,400 माइनस 44,200 कितने का डिफरेंस हो गया? 31,200 का। 31। इतना टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है क्योंकि आपने 1.5 लाख का खुद से ही कुछ खर्चा कर डाला सर, है ना? क्योंकि आपने कुछ पैसा खर्चा खुद से ही कर डाला। बोलो सर, बात समझ में आया? हाँ सर। तो डिडक्शंस का ये फायदा होता है। मैं सभी को पूछना चाहता हूं सर, क्या आप लोगों ने डिडक्शंस का फायदा देखा सर कि कैसे डिडक्शंस का फायदा मिलता है? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करते हो, जो भी, ऐसा एक नहीं है, बहुत सारा है। अब देखना पड़ेगा। देखो, जरूरी नहीं कि डिडक्शंस पाने के लिए आप कुछ भी करते रहो, ठीक है, लेकिन जो आपका जरूरी चीजें हैं अगर आप उस पर खर्चा करते हो, एक्सपेंस करते हो, तो वो सब एक्सपेंस में या फिर इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है टैक्स पेमेंट पे। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस नो कुछ तो बोलो सर। है ओके डॉक्टर। सर, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को प्रोविजंस बताऊंगा, जिसके बिना हमारा टैक्स पढ़ना अधूरा रह जाता है ना सर।
तो पहले मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से अलग अलग सेक्शंस को डील करता हूं, फिर आप देखो कि आगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह डिडक्शंस रिलेटेड करेंगे आपको कितना समझ आता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बस कह दूं कि अगर सिर्फ डिडक्शंस का सवाल रहता है तो आपको जीटीआई वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सम्स है, मतलब क्वेश्चंस में सैलरी इनकम कैलकुलेट करने बोल रहा है, एचपी इनकम कैलकुलेट करने बोल रहा है, तब आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आपको टोटल इनकम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके आप डिडक्शंस यूज करोगे। बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिडक्शंस के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, देख लेंगे अगर क्वेश्चंस में टोटल रहेगा तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल इनकम हमें दिया हुआ था, हमें तो बस डिडक्शन सीखना है करेंटली। ठीक है, टोटल इनकम तक का हिसाब वी ऑल नो, मैक्सिमम को पता है, जिनको नहीं पता टोटल इनकम का वो बाद में उनको भी समझ में आ जाएगा। बट डिडक्शन तो पूरा समझ आ रहा है, इतना तो मुझे पूरा पता है सर कि डिडक्शन समझ आ रहा है कि जो भी मेरा ग्रॉस टोटल इनकम होगा वहां से मुझे मिलेगा चांस, है ना सर। ओके ओके डोके सर, चलो आगे बढ़े। ओके, तो अब क्या करेंगे, जीडीआई का पूरा कॉन्सेप्ट को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। सर मोस्ट प्रोबेबली मेरा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज अभी थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि करंट आ गया है, तो मैं एक बार हो सकता है कि नेटवर्क को शिफ्ट करूंगा कुछ देर बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर डिस्कनेक्शन हो जाए तो डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा फिर से, अभी नहीं 5 मिनट बाद। होल्ड करो 2 सेकंड। ओके सर। सर सबको अलग अलग सेक्शन शो हो रहा है स्क्रीन में? हाँ सर। ओके देखो, तो 80 सी जो है वो आपका LIP PPA प्रोविडेंट फंड, 80 ट्रिपल सी इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, 80 CCD इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 80 D इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80 डबल D इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, 80 DDB in respect of amount paid for medical treatment etc. of specified disease or ailment, section 80E in respect of interest on loan taken for higher education, section 80EE or 80EEA in respect of interest payable on loan borrowed for acquisition of house property by an individual, 80EEB in respect of interest payable on loan taken on for purchase of electric vehicle। अरे सर देखो सर, मजा आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो और आप मजा लो सर। ये पेट्रोल वगैरह छोड़ो, पेट्रोल के दाम के साथ भी कनेक्शन छोड़ो पेट्रोल, ऐसे पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होने को है सर, पेट्रोल खत्म होने को है, मजा आ जाएगा। 80EEB पढ़ के मजा आ जाएगा। 80G in respect of donation of to certain funds, charitable institution etc. 80GG in respect of rent paid। 80 सर इतना जल्दी में काहे चल रहे हो सर, मैं तो बस अभी आप लोगों को कविता पढ़ रहा हूँ, जैसे गीता पाठ होता है ना वैसे मैं पाठ कर रहा हूँ अभी। ठीक है अभी 2 मिनट सर बाद वो में ना नया है क्या, यस सर, 80EEB? हाँ कुछ चीजें यहाँ पर आपको नया दिखेगा सर। ठीक है, कुछ चीजें आपको नया दिखेगा, मे भी आपको पुराना कैप्सूल में ना भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये यही डेटा फॉलो करना आपसे। ठीक है, वो तो मैं पहले से देके रखा था, अब आपको जो भी डेटा फॉलो करना है यही डेटा फॉलो करना है, ये मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से। हो सकता है कि वो वहां पर वो डेटा कुछ मिसिंग होगा। अच्छा सर, यही तो टैक्स का क्या है ना, हर साल अमेंडमेंट होता रहता है। 80GG in respect of rent paid, 80GGA in respect of donation of for scientific research and rural development। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करो, गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाओ, मजा आ जाएगा सर, बिजनेस के लिए नॉर्मली मिलता है। सेक्शन 80GGB in respect of contribution given by companies to political parties। अरे सर चंदा दो पॉलिटिकल पार्टीज को और वहां से भी आप माइनस कर लो, जिसको देना देना है दो, कोई पार्टी का बस उसका मतलब नेशनल प्रूफ होना चाहिए, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल होना चाहिए। सेक्शन 80GGC इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अच्छा मतलब पर्सन के केस में। सेक्शन 80JJA, ये अच्छा इतना देर तक हम लोगों ने जो पढ़ रहा था ये सब क्या था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ओके, अभी मैं आपको सामने कुछ रीड कर रहा हूँ पोएट्री, डिडक्शंस का पोएट्री, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ओके सर,
अब कुछ इनकम भी करोगे तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। अरे वाह सर, मजा आ गया। 80 जे डबल ए, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, QQB in respect of रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा और ऑथर सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। अरे सर स्कूल किताब की बुक्स के लिए नहीं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का, हाँ, मतलब टेक्स्ट बुक छोड़ के, चाहे वो साइंटिफिक जर्नल्स हो, मतलब साइंटिफिक किताब हो, मतलब जस्ट लाइक मतलब क्या बताऊं सर, जेके रावलिंग टाइप्स या फिर सुधा मूर्ति टाइप्स। रोशनी हैप्पी? है दादा। थैंक यू। रोशनी का फेवरेट ऑथर है सुधा मूर्ति, ठीक है। सुधा मूर्ति मैम जानते हो आप लोग, इन्फोसिस के जो ओनर है, मतलब नारायण ना, है क्या दादा। नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, सही बोला ना मैंने? हाँ, ओके। उनका क्या किताब इतना अच्छा लगता है तुझे? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ तुझे। সব অনেক ভালো ভালো আছে, আমাকে পরে দেখো। अच्छा पाठावी। सेक्शन 80 TTA in respect of interest on deposit in savings account is section 80 TTB in respect of interest on deposit in case of senior citizens। ये हो गया आपका डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन, अच्छा सॉरी, इनकम का तो यही 3 पॉइंट था, एंड डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम पे हो गया आपका 80 TTA एंड 80 TTB, एंड अदर डिडक्शंस के अंदर आ जाता है सर 80 U। तो आप इस तरह से 4 पिलर में डिडक्शंस को तोड़ सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से याद रखने के लिए आपको सुविधा होगा। अदर डिडक्शंस में ओनली यू इज देयर, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम के अंदर टीटीए एंड टीटीबी करेंटली, ओके, एंड डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम पे 80 जेजे डबल ए, 80 आरआरबी, 80 क्यूक्यूबी, एंड सर्टेन पेमेंट्स पे 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 ट्रिपल सी डबल सी डी, 80 डी, 80 डबल डी, 80 डीडीबी, 80 ई, 80 डबल ई और 80 डबल ई ए, 80 ईईबी, 80 जी, 80 डबल जी, 80 जीजीए, 80 जीजीबी एंड 80 जीजीसी। सर याद रखना होगा। सर साइंस वाले लोग कितना फॉर्मूला याद रखते हैं आप लोगों को पता है? हाँ, जो लोग साइंस पढ़ता है, जॉइंट एंट्रेंस वगैरह देता है, आईआईटी क्रैक करता है, उनको अरिथमेटिक में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा में और जियोमेट्री में, हाँ जियोमेट्री में इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ता है क्वेश्चंस करने के लिए, आपको क्या बताओ सर। ठीक है सर, आपको कैसे पता? अरे सर मैम पहले साइंस के स्टूडेंट से, बाद में आके कॉमर्स में सीए वगैरह किया है। तो पॉइंट इज दैट कि वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आप इसमें से डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कॉमर्स भी साइंस से कुछ कम नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको भी कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा सर। मैं इतना तो आपको जरूर बोलूंगा कि आपको भी कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं सर इतना कौन याद रखेगा, मतलब बहुत लोगों के मन में ना चलता है ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आपको कुछ तो मेहनत करना होगा। और आप देखो सर, आप नॉर्मल कॉमर्स वाले तो नहीं हो, ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरीज हो, हाँ सर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है। ओके सर, मजाक कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो। ओके सर, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ गया और आप मजाक करना चालू कर दिए? हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, थोड़ा बहुत पंखा का हवा भी खा रहा हूँ ना सर, तो कुल कुल लग रहा है, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ मजाक भी कर ले रहा हूँ। देखो 80C इतना देर तक लाइन नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील हो रहा था, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओके, ऊपर से कान में दबा हुआ है ना सर, ये भी और मुश्किल करता है। अच्छा, 80C में एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं आपको इतना देर से 80C का ही क्वेश्चन समझा रहा था, है ना। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पेमेंट ऑफ एलआईसी प्रीमियम एटसेट्रा। मतलब सर घर में एलआईसी किसका नहीं है बताओ, किसका नहीं है वो बताना कि सर मेरे घर में एलआईसी नहीं है। अगर कोई है तो प्लीज बताओ, सच में कोई है जिसके घर में एलआईसी नहीं है? बताओ ना सर, एनीवन? कोई नहीं है, सभी के घर में एलआईसी किया हुआ है, इसीलिए एलआईसी इतना रीच हो गया। जानते हैं सर, भारत में ऐसा कोई लोग नहीं है जो एलआईसी नहीं करता, आप समझ सकते हो। और ऐसे एलआईसी फुल्ली गवर्नमेंट का है, ठीक है, एकदम 100%। लेकिन रिसेंटली उसका कुछ स्टॉक मार्केट में आने वाला है सर, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। कौन कौन वेट कर रहे हो एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए? बहुत लोग हैं सर,
जो LIC का IPO लेने के लिए वेट कर रहा है। जानते हैं आप लोग सर? हाँ बोलो। पावा যাবে না, ওভার সাবস্ক্রিপশন হয়ে যাবে। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मिलना बहुत मुश्किल है जी, मतलब पता नहीं। अब देखो ऐसे IPO अपने में ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल का बात होता है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें अगर LIC जैसा कोई हो, वो भी हार्डली आपका पता नहीं, अभी तक बोला नहीं कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स का मार्केट में लाने वाला है, जो फ्री फ्लोट करेगा, ठीक है। इतना दिन तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल में रख रहा है, तो 100% में से मे भी हो सकता है कि 5% को फ्री फ्लोट करेगा तो भी बहुत है, ठीक है। 5% भी फ्री फ्लोट करेगा तो भी बहुत है। अब देखते हैं सर क्या करते हैं इसके बारे में। तो आप समझ गए ना सर। अब LIC प्रीमियम आप लोग जानते हो कि लोग क्यों करते हैं, है ना सर। LIC प्रीमियम हम लोग क्यों भरते हैं, सेविंग्स है। LIC इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, LIC इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने इंडियंस को ना सेव करना सिखाया। ये तो हम लोग भूल नहीं सकते। आज मैं शेयर मार्केट पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता है, मैं कितना भी शेयर मार्केट का बात कर लूँ, ठीक है, ये शेयर मार्केट वगैरह आज डेवलप हो रहा है, अभी बहुत दूर जाना है शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब तो आजकल आप लोग पढ़ते भी हो, सीख भी रहे हो, और मार्केट में पहले से ज्यादा लोग ये सब चीजें के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना सर। शेयर मार्केट बोलो, सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, लोग NISM भी कर रहा है। आई नो सर, बहुत सारे लोग हैं जो NISM भी पढ़ते हैं, आप लोग मतलब जो CS कर रहा है, CMA कर रहा है। तो सर कहना क्या चाहते हैं सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट लेवल में डेवलपमेंट होने से कहीं पहले, ठीक है, LIC इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये इंडिया को ना एक चीज सिखाया, सेव करना, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, इस इनका जो पैसा सेविंग्स में हम जमा करते हैं, LIC क्या करता है, इसी पैसे को वो मार्केट में डालता है, ठीक है, इसी पैसा को वो मार्केट में डालता है, कुछ सिक्योर्ड एरिया में और कुछ अनसिक्योर्ड एरिया में, ठीक है। सिक्योर्ड एरिया में उतना डालता है जितना सिक्योर्ड एरिया में उतना डालता है जितना कि आपको रिटर्न देने में कोई दिक्कत ना हो। सिक्योर्ड मतलब कोई डिवेंचर्स वगैरह में डालते हैं, गाँव और शेयर में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और वहां से वो अच्छा खासा बहुत प्रॉफिट करता है, बहुत, क्योंकि पब्लिक को तो शेयर मार्केट का या फिर सिक्योरिटी मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी तो इंडिया में हार्डली 5, इस साल थोड़ा ज्यादा हुआ है, इस बार 2020-21 में हार्डली टोटल पॉपुलेशन का 4 से 5% लोग, 4% से 5% होगा भी नहीं सर, मतलब इतना लोगों का स्टॉक अकाउंट है, मतलब डिमैट अकाउंट है, उनमें से एक्टिव है सर 3%। मतलब आप समझ सकते हो ना, 135 करोड़ में से 3% लोगों का ही हार्डली डिमैट अकाउंट वगैरह है, मतलब जो एक्टिव काम करता है। मतलब स्कोप बहुत है, लेकिन LIC का क्या है कि वो इतना स्कोप है मार्केट में डेवलप का, वो क्या करते हैं, यही पैसे को मार्केट में डालते हैं, इनकम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी इनकम करता है। और आपको बता दूं कि LIC ये जो बैंक वगैरह लॉस में जाता है ना सर, बैंक वगैरह जो लॉस में जाता है, इसको बचाने के लिए भी LIC काम करता है। मतलब इनके पास इतना पैसा मिलता है कि बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक स्पेशली, उनको भी बचाने के लिए LIC का पैसा यूज करते हैं सरकार, क्योंकि वो सरकार का इनकम है। लेकिन ये अच्छा बात नहीं है ना सर, किसी को बचाने के लिए जब खर्चा हो जाता है तो फिर सरकार का डेवलपमेंट का काम रुक जाता है, ठीक है। और हमें भी प्रॉब्लम है, अगर बैंक को प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर हम भी चिल्लाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो मुश्किल यही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, और LIC हमें बहुत कम रिटर्न देता है, और क्यों ना देगा, हमें बस सेविंग्स करना सिखा दिया, यही काफी है। हमें सेविंग्स करना सिखा दिया, यही काफी है। पहले इंडियंस को ना सेविंग्स उतना आता नहीं था, और कैसे आएगा सर, ब्रिटिश को कर देते देते हम लोगों का हवा टाइट हो जाता था, पता है आप लोगों को सर। ब्रिटिश को कर देते देते मतलब बिफोर, मतलब ब्रिटिश 47 में जाने से पहले इंडिया का हालत क्या करके गया, वी ऑल नो सर, एकदम झिंझोड़ के रख के गया। मतलब इंसान का जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड सीधा करके खड़ा होने का ना आम आदमी का ना ताकत नहीं है, ऐसा हालत करके गया था। पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल को खत्म करके गया था। मैं वेस्ट बंगाल का नाम इसलिए लिया, आप लोग उसको जानते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मैं उसका नाम याद आ रहा है मुझे, नील बोलते हैं सर उसको, मतलब जिसको हम लोग कपड़ा वगैरह में देता है, उसका क्या नाम है, इंडिगो, इंडिगो ना सर, हाँ यस सर। सर। इंडिगो एग्रीकल्चर। हाँ, इंडिगो का एग्रीकल्चर कर करके, ठीक है, ये पूरा का पूरा सुंदरबन एरिया, फिर आपका बारासात एरिया, इंडिगो एग्रीकल्चर करके इनको ना फॉरेन मार्केट में से बहुत पैसा मिलता था, बहुत पैसा मिलता था। और जब आप इंडिगो का एग्रीकल्चर करोगे ना, आपका जो फर्टिलिटी है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा, जमीन का जो फर्टिलिटी है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो फिर किसान कर कैसे देगा और खाना कहाँ से मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बहुत फेमस 1176 मोस्ट प्रोबेबली बंगाली ईयर,
बंगाली 1176, इंग्लिश ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बिकॉज हम लोग ऐसे ही बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री में। 1176 76 मनंतर, मतलब इतना भयंकर स्टार्वेशन हुआ था, मतलब पूरा भारत मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि बंगाल मतलब उस टाइम पे बिहार बंगाल मिला के बंगाल हुआ करता था, ठीक है। मतलब बिहार और बंगाल जितना फर्टाइल है ना इंडिया में, बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश मिला के भी, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ऑल ये इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड है सर, सबसे फर्टाइल। क्यों? इट्स अ प्योर गैंजेस डेल्टा, और यहां अगर खेती नहीं होगा तो पूरा भारत तो भूखा मरेगा ना सर। कैन यू इमेजिन सर? अब यहाँ खेती तो हो रहा है, लेकिन किसका खेती हो रहा है? इंडिगो का। अब पूरा का पूरा उनको, ब्रिटिश को सिर्फ पैसा चाहिए, वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, और पूरा का पूरा इंग्लैंड को बनाएगा, यूरोपियन नेशंस में अपना स्ट्रांग होल्ड करेगा, यही उनका मेन टारगेट हो गया। अब हमारा देश का जो स्पाइनल कॉर्ड था खत्म, अब सेविंग कहां से सीखेगा बताओ आप बताओ कि सेविंग करना कहां से सीखेगा। अब उसके बाद धीरे धीरे LIC आने के बाद पब्लिक को ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी एक स्टेप्स है कि सबके लिए अलग अलग प्लान। आज हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, बट सर कभी हिस्ट्री में थोड़ा सा झांक के देखो ना 47 के टाइम का हालत, तो आपको पता चलेगा कि आम भारतीय का क्या हालत है। अभी आप बैठे बैठे सिर्फ राज परिवार या फिर सिर्फ वो टॉप लेवल फैमिलीज को देख के सोचोगे तो वो इंडिया थोड़ी ना इंडिया है। आज भी इंडिया का 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में, 20%, 24%। तो कैन यू इमेजिन सर, सेव करना सीख गया बहुत है अब इन्वेस्टमेंट करना आप लोग सीखो और आप दूसरे को सिखाओ तो मजा आ जाए। ओके सर, चलो देखते हैं 80C। सर कभी कभी आप इतना हिस्ट्री में काहे चल जाते हो? अरे सर मजा आता है कभी कभी। 80C इंडिविजुअल और HUF कंट्रीब्यूशन टू PPF, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम एटसेट्रा। Some paid or deposited in the previous year by way of LIC, life insurance premium, contribution to PPF, SPF, RPF and approved superannuation fund, वही same type of fund होता है। Repayment of housing loan taken from government bank, okay? गवर्नमेंट बैंक याद रखिएगा सर, मतलब सर HDFC से होगा तो मिलेगा क्या? क्या HDFC गवर्नमेंट बैंक है सर? अगर HDFC को रिपे करोगे तो नहीं मिलेगा, स्टेट बैंक को करोगे, पंजाब नेशनल बैंक को करोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को करोगे, जितना गवर्नमेंट बैंक्स है उन्हें करोगे तो होगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, LIC स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा और एक देख लो सर, ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ योर इंडियन चिल्ड्रन। आप समझ रहे हो सर, किसी भी कॉलेज को, स्कूल को पेमेंट करते हो, कॉलेज को, स्कूल को करते हो, एक सेकेंड साहब, ओके। स्कूल जैसे हम लोगों ने देखा ना सर, APJ स्कूल में क्या हुआ, APJ स्कूल में क्या हुआ हम लोगों ने देखा, वो बच्चा का जो मतलब फीस भरा था 45,000 का, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन करके आया। ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब अगर कोई इंसान, मतलब कोई इंडिविजुअल्स, ठीक है, अपने बच्चे के लिए स्कूल का फीस भरता है, ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, मतलब नॉट जस्ट LIC प्रीमियम भर रहा है, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन स्कूल और यूनिवर्सिटीज होने से ही चलेगा, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फीस से याद आया सर, ये IIM में जो लोग पढ़ते हैं ना, इनको बहुत बड़ा बैम्बू आ रहा है IIM जानते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनका फीस ही होता है 16 लाख 20 लाख के आसपास। अब कैंपस चालू नहीं है, फिर भी इनको फीस भरना पड़ रहा है, तो ये लोगों को बहुत तंग, मतलब मुश्किल लग रहा है। अब 20 लाख का खर्चा कौन करना चाहेगा विदाउट विजिटिंग द कैंपस, आप बताओ लेकिन IIM में करना भी पड़ रहा है। ओके चलो, टर्म डिपॉजिट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड फॉर नॉट लेस देन 5 years विथ शेड्यूल बैंक, टर्म डिपॉजिट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विथ शेड्यूल बैंक, ठीक है, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। और शेड्यूल बैंक मतलब जो भी इंडिया का RBI रिकॉग्नाइज्ड बैंक है सर। मतलब ऐसे क्या होता है ना, आजकल हमारे आस पड़ोस में भी ना बैंक बन जाता है, ठीक है और वो बोलते हैं कि मैं बैंक हूँ, और कई बार कोऑपरेटिव लेवल पे, कोऑपरेटिव मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड लेवल पे भी बैंक चलते हैं, उनको अनशेड्यूल्ड बैंक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे पहले बैंकिंग सिस्टम अनशेड्यूल्ड सिस्टम पे ही चलता था, मतलब प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कम होता था, फिर बाद में वही सब, बाद में बैंक बना है सर। आप लोगों को बता दो, ये कुछ टाइटल है, आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे, श्रॉफ, ठीक है, सेठी, ठीक है,
ये सब महाजन कारोबार के लिए जाने जाते थे सर। और भी है बहुत सारे, श्रॉफ, सेठी, ऐसा टाइटल बहुत फेमस है, कर्नाटका महाराष्ट्र एरिया में बहुत चलता था। ठीक है, कुछ मारवाड़ी टाइटल भी है इसके साथ साथ, मतलब जो बैंकिंग कारोबार, मतलब वो इंटरेस्ट में पैसा लगाना, ये जो कॉन्सेप्ट था उनके लिए जाने जाते थे। फिर उन्हीं में से कुछ फैमिलीज बाद में बैंक बनाया सर। ठीक है, उनमें से कुछ फैमिलीज बाद में बैंक बनाया। ठीक है, तो जो भी हो, लेकिन शेड्यूल्ड होना चाहिए, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी सर। जिनको टर्म डिपॉजिट वर्ड नया लगा उनको मैं बता दूं, एफडी का बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड जानते हैं सर आप लोग? किसी को पता है नाबार्ड क्या हाँ होता है? सर। बोलो सर क्या होता है, बोलो। नाबार्ड सर वही रूरल एरिया में जो लोन प्रोवाइड करते हैं। रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, बोलो फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। बोर्ड ओके, एंड हाँ। हाँ, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक बैंक है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह का बैंक है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बैंक है, जो गांव साइड में अगर आपको कुछ भी इंडस्ट्री करना है, गांव साइड में आपको एग्रीकल्चरल लेवल में कुछ भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो जाता है आपका, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री, कोई अगर आपको दूध का फैक्ट्री लगाना हो, ठीक है, दूध का फैक्ट्री वगैरह होता है ना सर, मिल्क 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 का फैक्ट्री, ठीक है, ऐसा किसी भी तरह का, गोट फार्म, मुर्गी का फार्म हो, हैन फार्म होता है सर, पोल्ट्री फार्म वगैरह, कुछ भी बिजनेस के लिए, मतलब जो गांव साइड का बिजनेस को प्रमोट करता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो तो वैसा केसेस में आपको मिलता है। ठीक है, तो वो नाबार्ड आपको क्या करता है, नाबार्ड का बॉन्ड मिलता है मार्केट में। यहाँ पर आपको नाबार्ड से लोन नहीं लेना है, आपको क्या मिलेगा, नाबार्ड का बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो नाबार्ड मार्केट में बॉन्ड इशू करता है। देखते हैं सर मिलता है कि नहीं। यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत सारा कंपनी है यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये सब बॉन्ड है सर, देखो ये देख सकते हैं आप सब। किसी किसी बॉन्ड में लिखा हुआ है रेगुलर बॉन्ड, किसी किसी बॉन्ड में लिखा हुआ है टैक्स फ्री बॉन्ड, लिखा हुआ है सर। हाँ, ये मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइड में गया, और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डेब्ट मार्केट इज ओपन, दिख रहा है सर, लिखा है ना, डेब्ट मार्केट इज ओपन। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर, देखो। ओके सर, तो ये डेब्ट मार्केट है, तो ऐसा ही नाबार्ड का भी बॉन्ड या डेब्ट मार्केट में आता है। ठीक है, नाबार्ड है, एनएचआई है, बट यहाँ पर नाबार्ड के बारे में बोला है। मैं नाबार्ड का बॉन्ड ढूंढ रहा हूँ, बट अभी मुझे पता नहीं, शायद मैं प्रॉपर लिंक पे नहीं आया, बट मिल नहीं रहा है मुझे। हो सकता है यहीं पर हो या फिर दूसरे जगह में मिलेगा। एनएचआई मुझे नेशनल बहुत सारा मिल रहा है, बट नाबार्ड यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। अगर दिखता तो मजा आ जाता अभी। गवर्नमेंट कंपनीज भी है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनीज भी है यहाँ पर। तो ऐसा ही बॉन्ड होता है नाबार्ड का, अगर आप नाबार्ड का बॉन्ड इशू करते हो तो इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर यही बात से किया जा रहा है सर, नाबार्ड का बॉन्ड अगर नाबार्ड इशू करता है और अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो या पेमेंट करते हो, तो सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, जो नोटिफिकेशन में है कि टैक्स फ्री हो सकता है या फिर डिडक्शन मिल सकता है, ऐसा। अच्छा, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर आपका 5 साल का पोस्ट ऑफिस में एफडी है, पोस्ट ऑफिस तो आप लोग जानते ही होंगे सर, आजकल पोस्ट ऑफिस का यूज कम हो गया है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीरियसली प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है, कुछ जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आप पोस्ट ऑफिस को भी नजर में रख सकते हो, बिकॉज पोस्ट ऑफिस में भी ना कभी कभी कई बार बहुत अच्छा अच्छा प्लान चलता है। ठीक है, एफडी प्लान, मतलब कई बार तो बैंक वगैरह से भी अच्छा प्लान दिख जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो अगर आप चौकन्ना रहोगे, पोस्ट ऑफिस के साइड में जाके चेक कर सकते हो। सर पोस्ट ऑफिस का साइड भी है क्या? हाँ सर, अरे है सर, है, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट बोल के होगा। ठीक है, ये देखो मिल गया। हाँ सर, पार्सल आता है तो यहीं पे चेक करते हैं हाँ ऑब्वियसली स्टेटस। पार्सल आता, हाँ यहीं पर चेक करना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का है, इनका क्या क्या चल रहा है, कौन सा सर्विसेज है, आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में एफडी वगैरह किया जा सकता है सर, 5 साल का एफडी अगर पोस्ट ऑफिस में करोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट है सर, अच्छा खासा बेनिफिट है आपको। ठीक है, तो ये भी आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग
हेलो, है दादा। ओके, साउंड क्लियर है ना? ओके, है। ठीक है सर। तो पोस्ट ऑफिस का 5 ईयर टर्म डिपॉजिट्स अगर आपको मिले। अच्छा सर, और क्या है आ गया इसके अंदर? सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट स्कीम। सीनियर सिटीजन के नाम पे अगर आप कुछ भी सेविंग्स करते हो, सीनियर सिटीजन के नाम पे अगर आप कुछ भी सेविंग्स करते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट, दैट इज टियर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस। सर व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस मतलब क्या होता है सर? नेशनल पेंशन स्कीम फंड। ओके, अगर आप ऐसे किसी फंड में पैसा रखते हो, सर ऐसे ऐसा भी होता है क्या? यस, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से भी होता है। ठीक है, ये देखो, ये नेशनल पेंशन सिस्टम एनएसडीएल के थ्रू से होता है। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, एक है जैसे जीरोधा वगैरह में भी डायरेक्ट है, जीरोधा ग्रो, आजकल बहुत सारा ऐप के थ्रू से भी होता है। ठीक है, जीरोधा कॉइन में मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिखता होगा बहुत बार। आपको बस शो कर रहा हूँ, आजकल बहुत कुछ है डिटेल्स वगैरह। म्यूचुअल फंड्स, एनएफओ, जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हो सकता है। एनपीएस मतलब मिलेगा सर, आजकल बहुत इजीली मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से भी मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी मुझे एनपीएस का भी डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मतलब आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी किस तरह से पैसा जमा कर सकते हो। ये एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आप ये सब प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्टेड हो के पढ़ोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। सर मैं इसलिए क्यों क्यों दिखाता रहता हूँ, ताकि आप भूलो ना। देखो सर, पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ के याद रखना और जिंदगी भर के लिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, पढ़ के 2 मिनट याद रखोगे और भूल जाओगे। एक कहावत है सर, बोलते हैं कि कंपटीशन कंपटीशन अच्छा बात है कि लव अच्छा बात है? क्या चाहते हो, प्यार चाहते कि कंपटीशन चाहते? मतलब दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, आजकल हम लोग सब कंपटीशन करते हैं, प्यार वगैरह नहीं करते, है ना? अगर किसी भी चीज को आप प्यार कर लो तो कंपटीशन करने का जरूरत ही नहीं है आपको। कंपटीशन करके हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाओ, बट अगर आप प्यार करके करोगे ना, तो आप जिंदगी भर के लिए अच्छा बन जाओगे। अब ये भी आपके पास है कि आप कंपटीशन करोगे कि प्यार करोगे। ठीक है सर, क्या प्यार मोहब्बत लगा के रखे हो। चलो आगे आगे बढ़ो सर। जब भी हो, नेशनल पेंशन स्कीम रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 80 सीसी डी। ओके, मिल गया 80 सीसी डी आपको। तो ये रह गया सर, मैं आपको क्या बोल दिया, 80 सी के अंदर में सारा का सारा सेक्शन आपके सामने डील किया अभी, जिसमें मैक्सिमम परमिशेबल अमाउंट कितना हो गया सर? 1.5 लाख। जिसमें मैक्सिमम परमिशेबल अमाउंट हो गया 1.5 लाख। नाउ 80 कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड। दूसरा कोई इंश्योरर भी हो सकता है, नॉट जस्ट एलआईसी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, अगर वो पेंशन फंड्स आपको 80 में डिडक्शन देता है तो आप देख लीजिए, वो बता देगा। 80 में अगर आपको डिडक्शन मिलता होगा ना, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज आपको बता देगा। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और नॉट जस्ट एलआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ, कुछ देर पहले मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ बैक, जब कोविड का सेकेंड वेव बहुत जोर से चल रहा था, उस टाइम पे कुछ कंपनीज के बारे में मैं शेयर में बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम पे, 900 समथिंग चल रहा था। एसबीआई लाइफ का शेयर बहुत अच्छा इनकम किया उस टाइम पे, एसबीआई लाइफ 900 चल रहा था। अभी देखो सर, 1 महीना 1000 हो गया। और मैंने बोला भी था ऐसे जाएगा, और सच में हुआ है एकदम। मेरे को पूरा याद आ गया, आप लोगों को भी पढ़ाते पढ़ाते। उस टाइम पे 900 करके चल रहा था, और 900 आप देख सकते हो यहाँ पर। 1 साल नहीं सर, जस्ट 1 मंथ पीछे जाओ, ये देखो आया ना सर 966। थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट हाँ, मतलब मैं सोच 910-20 ऐसा कुछ चल रहा था। और एक 2-3 था, एक आईसीआईसीआई का भी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यस। इसका देखो, ये भी 1 मंथ पहले देखो 500 समथिंग चल रहा था, अभी 621 चल रहा है। मैं श्योर था ये सब बढ़ने वाला था, क्योंकि कोरोना सिचुएशंस में लोग इंश्योरेंस करेगा ना सर। हाँ, और एक था एचडीएफसी सिक्योरिटीज। ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ सर, बिकॉज क्यों लोग करते हैं और करना क्यों चाहिए। और स्टॉक मार्केट भी है आपके पास, नॉट जस्ट एलआईसी। मतलब इंश्योरेंस करके वहां से भी सेफ्टी ले लो और इन्वेस्टमेंट करके उसको बैलेंस कर लो। ये देखो सर, 1 मंथ बैक 600 समथिंग था, अभी 691 चल रहा है। ठीक है, मतलब 90 रुपीज ऑलमोस्ट। ठीक है,
तो आप समझ सकते हो एक महीने में पर शेयर में 90-100 रुपीज कोई मजाक थोड़ी है। आराम से इनकम हो गया होगा जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था। ये स्टॉक मार्केट ग्रुप में अभी भी होगा जो भी हो। तो मैं श्योर था उस टाइम पे कि फंडामेंटल मुझे बहुत स्ट्रांग लगा था। तो आप समझ गए ना सर, ये कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, LIC वगैरह तो है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, जो भी आपको पेंशन फंड के लिए बताते हैं आप उन पे डालो। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। जो भी आप पेड करो या डिपॉजिट करो, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट टू कितना मिल रहा है? 1.5 लाख मिल रहा है। सर 80 CCD भी एक बार देख लो। सर एक बार में सब पढ़ा दोगे क्या? अरे नहीं सर, मैं तो आपको एक एक करके बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। 80 CCD इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी, कोई भी इंडिविजुअल, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी हो, तो उसके केस में 80 CCD आपको क्या बताता है सर? 80 CCD बताते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी, की और एम्प्लॉयर भी हो सकता है, दूसरा कोई एसएससी भी हो सकता है। किसमें आपको डिडक्शन मिलेगा? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बात चल रहा है 1/1/2004 के बाद, और एनी अदर एम्प्लॉयर और एनी अदर एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, कोई कंपनी नहीं होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप फार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसे एओपी बीओआई नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इवन एचयूएफ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल हु हैज पेड और डिपॉजिटेड, who has paid or deposited any amount in his account under a notified pension scheme to his individual pension account, that is tier 1 account under national pension scheme, ठीक है, under national pension scheme एंड अटल पेंशन योजना। ये आपका बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे ये एक स्कीम अटल पेंशन, जैसे कांग्रेस के टाइम पे आप लोग हर चीज में देखना इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बनता है, और बीजेपी के टाइम पे आपको अटल बिहारी जी या फिर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, या फिर आपका क्या नाम है उनका, भूल जा रहा हूँ, उपाध्याय, दैट इज बहुत ही फेमस बीजेपी का कार्यकर्ता थे एकदम स्टार्टिंग में। उपाध्याय। हाँ बोलो, दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी सर, हाँ दीनदयाल उपाध्याय, मतलब दे आर ऑल ग्रेट पर्सनालिटी सर। तो इनके नाम पे ये लोग बहुत सारा फंड वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह का चलता है। तो अंडर नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, तो ऐसे किसी में अगर आप कोई पेमेंट करता है 1/1/2004 के बाद, ठीक है, तो उनके केस में ये चलता है। तो कितना डिडक्शंस मिलता है सर? Employees contributions or individuals contribution. In case of a salaried individual, deduction of own contribution under section 80 CCD subsection 1 is restricted to 10% of his salary, ठीक है, सैलरी का 10% तक मिलेगा आपको, याद रखिएगा सर, 80 CCD subsection 1, ठीक है, के हिसाब से 10% ऑफ हिज सैलरी। इन एनी अदर केस, अगर दूसरा कोई केस हो, सैलरीड इंडिविजुअल का हो गया, और इन एनी अदर केस डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD सबसेक्शन 1 इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ GTI, ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर वो सैलरीड पर्सन है, इन केस ऑफ ए सैलरीड इंडिविजुअल, डिडक्शन ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD रेस्ट्रिक्टेड टू 10%, इन एनी अदर केस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम आपको 20% तक GTI का मिल सकता है, ठीक है, GTI का, ग्रॉस टोटल इनकम का। फर्दर एडिशनल डिडक्शन आपको मिल सकता है up to 50,000 is available under section 80 CCD subsection 1B। सर याद रखना पड़ेगा, 80 CCD subsection 1B के हिसाब से आपको 50,000 तक अप टू एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिल सकता है, ठीक है। और क्या सर, और बस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉय ये एम्प्लॉयर का हो, द एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, द डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, मतलब जब एम्प्लॉय देगा तब CCD सबसेक्शन 1, जब एम्प्लॉयर देगा तब CCD सबसेक्शन 2, ठीक है, वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ हिज सैलरी पर एम्प्लॉयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फिर 14% ऑफ हिज सैलरी माना जाएगा रेस्ट्रिक्टेड टू, और वेयर द एम्प्लॉयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% इन केस ऑफ एनी अदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% ऑफ हिज सैलरी रेस्ट्रिक्शन है, और बाकी के केस में 10% एम्प्लॉयर के केस में होगा। सर कहना क्या चाहते हो इतना सारा बोलने के बाद? सर कहना बहुत सिंपल है। अब अभी आपको मैं पूरा का पूरा खेल को समरी करता हूं, देखो पूरा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको समरी करो। एज पर सेक्शन 80 CCE आपको बोलता है, ठीक है, 80C पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ के आया, 80C पढ़े सर,
80CCC पढ़े है ना, 80C पढ़े, 80CCC पढ़े, 80CCD पढ़े है ना, 80 क्या क्या हम लोगों ने रीड कर लिया, देखो आप लोग एक बार याद कर लो। 80CCD हम लोगों ने रीड किया, 80CCC रीड किया और 80C रीड किया ना सर हम लोगों ने। हाँ अब आपको देखो सर 80C, 80CCD, 80CCC ये तीनों मिलके आपके पास फाइनलाइज किया जा रहा है। जिस फाइनलाइजेशन के बारे में कहां बोला जा रहा है, 80CCE में। कहां फाइनलाइज किया जा रहा है, 80CCE में। क्या बोला जा रहा है सर, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 इज 1.5 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड सर, 80CCD 2 को नहीं लिया गया यहाँ पर, ठीक है, CCD सबसेक्शन 1 को लिया गया, मतलब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तक सीमित किया गया। However, the limit of 1.5 lakh under section 80CCE does not apply to deduction under section 80CCD subsection 2 and 80CCD subsection 1B. That means ये दोनों, ये CCD 2 को CCE में नहीं लिया गया और ये वाला जो था CCD के अंदर ये वाला जो था further additional deduction up to 50,000 is available under section CCD subsection 1B। मतलब ये वाला सेक्शन CCD subsection 1B वाला सेक्शन और CCD सबसेक्शन 2 वाला जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन को CCE के अंदर बोला नहीं गया सर। मतलब अगर अलग से कुछ पेमेंट होता है तो वो डिडक्शन मिल सकता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए कंफर्मेशन क्या हुआ, 80CCE बहुत ही वाइटल सेक्शन है, ये जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं 80CCE के अंदर बोला जा रहा है, 80C के अंदर, 80CCC के अंदर एंड 80CCD सबसेक्शन 1 तीनों मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलेगा। हम लोगों ने 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में यही हुआ था सर, इस क्वेश्चन में यही हुआ था। एक 80C का डिटेल्स था, अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर 80C कितना है। जैसे हम लोगों ने देख लिया सर, आप देखो चेक करो, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 80C कंफर्म करना सर, हेलो आप लोग कंफर्म कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 80C है। हाँ सर। पेमेंट टू ट्यूशन फीस एपीजे स्कूल का 80C के अंदर आता है, 2 बच्चों के लिए मिलता है सर ट्यूशन फीस का, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलेगा सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 45,000 दिया है, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, मैक्सिमम लिमिट इसका भी 1.5 लाख, मैक्सिमम लिमिट इसका भी 1.5 लाख, मतलब इसका भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल सकता है, इसका भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल सकता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी आपको 1.5 लाख तक ही मिल सकता है, ठीक है। अच्छा लेकिन सवाल क्या हो गया, आपका टोटल कितना हो गया था 1,80,000, बट फिर भी आपको 1,80,000 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो है ना 1.5 लाख मैक्सिमम, 80C खुद बोलता है 1.5 लाख मैक्सिमम, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड जो है आपका, वो तो 80CCC का पार्ट में आ जाता है, तो 80CCC जो पेंशन फंड रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो उसका है 1,05,000, ठीक है, कोई बात नहीं, 1,50,000 1,05,000 दोनों मिलके आपका हो गया 2,55,000, दैट इज 2,55,000। बट एज पर सेक्शन 80CCE आपको कहता है एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1.5 लाख, तो आपको 1.5 लाख ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बोलो सर पूरा खेल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। एनी डाउट सर फ्रॉम एनीवन? बोलो सर, किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलो सर। किस तरह से आपको ये सब डिडक्शन का सेक्शन को पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है? नंदिनी, दीक्षा, आप लोग भी बता दो सर। आस्था? हाँ सर। বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, थोड़ा मेहनत है सर, थोड़ा सा ना अभी जैसे जैसे आप लोग जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो इनकम टैक्स, उनको ऐसा लग सकता है, लेकिन आप ना अपने आप को ना अभी से ना एक कंसल्टेंट की तरह सोचो। जस्ट फील दैट कि आप अपने माँ पापा को ही कंसल्ट करोगे। माँ पापा जो भी इनकम करते हैं, आपके पेरेंट्स जो भी इनकम करते हैं, आप उनकी इनकम को कंसल्ट करो। सर घर पे सभी का इनकम टैक्स फाइल होगा सर, जरूर होगा। कभी आप लोगों ने चेक किया पेरेंट्स का इनकम टैक्स फाइलिंग? हाँ सर, कभी चेक किया आप लोगों ने? अगर नहीं किया तो अभी निकाल के देखो। किसी ने किया सर आज तक? अगर किसी ने किया होगा तो बोलो सर कि हाँ सर मैंने इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया है वो फॉर्म मैंने चेक किया। चाहे वो सैलरीड पर्सन का फैमिली से हो, चाहे बीपी के फैमिली से हो, या कैपिटल गेन, जो भी आपका इनकम है, कभी आपने इनकम टैक्स का डिटेल्स चेक किया माँ पापा का? हाँ सर।
किया सर? अरे सर बढ़िया है। तो आप अच्छे से चेक करना और जो भी हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं अब उसको मैच करने का कोशिश करना कि क्या क्या पॉइंट मैच करता है। सारा पॉइंट तो मैच कभी नहीं करेगा सर, लेकिन क्योंकि सबका सिमिलर काइंड ऑफ इनकम नहीं होता और सबका सिमिलर काइंड ऑफ डिडक्शंस भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप प्लीज चेक करना, ठीक है, आप प्लीज चेक करना। ओके सर, बढ़िया हो एकदम। 80C का जो एरिया था, 80C, 80CCC, 80CCD और अल्टीमेटली समेशन होके 80CCE, ठीक है, बहुत वाइटल है। और एक बात याद रखिएगा सर, जब 80CCC में 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 इंक्लूड होता है, बट इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं होता, 80CCD सबसेक्शन 2 दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 80CCD सबसेक्शन 1 भी, जिसमें आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों वहां पर एडिशन में, मतलब ये 80CCE के अंदर नहीं आता। बाकी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बातें कर लूं तो आप लोगों से। सर 80D क्या है सर? अभी ना ये सब दवा दारू का ये जा रहा है। डी से आप याद रखिए ना सर, डी से आप याद रखिए दवा दारू। दवा दारू समझते हैं ना, मतलब वो दवाई वगैरह होता है ना, तो दवाई किस लिए होता है? मेडिकल कॉज में होता है। तो मेडिकल कॉज में आप मेडिकल इंश्योरेंस भरते होंगे। हेलो सर, डी से याद रखिए दवाई, ठीक है। तो दवाई क्यों होता है? मेडिकल इंश्योरेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड HUF के लिए लगता है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल से अप्लाई कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अप्लाई कर सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाई वे ऑफ कैश। सर कैश पेमेंट करोगे तो नहीं है, कैश तो अलाउड करता ही नहीं है आजकल, हम लोगों को तो पता है। क्यों कैश अलाउड क्यों नहीं करता? अरे सर कैश का प्रूफ नहीं होता ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कोई गलत इनकम तो नहीं कर रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड इनकम तो नहीं है। सर याद है किसी को अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे कितना टैक्स लग जाएगा? 78%। थैंक यू सर, इंक्लूडिंग सेस, हाँ, including cess. Very good sir. Any premium paid otherwise than by you of cash to keep in force of insurance on the health of, किसका किसका हेल्थ के लिए इंश्योरेंस भरोगे? देखो सर घर में सभी का चलता है ना। अरे मेडिकल इंश्योरेंस किसके घर में नहीं है? सभी के घर में है और सब बड़ी चिंतित होते हैं मेडिकल केस में। तो अगर आप ये सब खुद से कर रहे हो तो गवर्नमेंट थोड़ी ना आपसे टैक्स ले सकता है। तो आप समझ रहे हो ना, ये जो भी केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों डिडक्शन दे रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेता है? गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स लेता है? व्हाई इंडियन गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अस? क्या ऐसा क्या क्या रीजन क्या है? हाँ सर, गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को इंडियन मतलब सोसाइटी को क्या देना है? सर्विस देना है। गवर्नमेंट को सर्विस देना है इंडियन सोसाइटी को। अब सर्विस देना क्यों है? क्योंकि ताकि पब्लिक सही रह पाए, ताकि पब्लिक जो है वो सही रह पाए। तो अगर पब्लिक अपना ख्याल रख रहा है, आप देखना जो भी डिडक्शंस का चैप्टर्स में से आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी केस में आप देख सकते हो कि जब पब्लिक अपना ख्याल रख रहा है ना, या देश का ख्याल रख रहा है, तो सरकार बोल रहे ठीक है चलो भाई आपको डिडक्शंस दे देते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट है सर, ठीक है, जो भी होता है इसी के थ्रू से होता है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कौन कौन हो गया। देखो ये सब कौन है ये सब कौन है? याद रखने का भी मतलब वो रटने का भी जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल HUF, फार्म, LLP, AOP, BOI, पर्सन्स है ना ये सब, दे ऑल आर कॉल्ड पर्सन्स। जो लोग बेसिक का क्लास किए हो और जिनको मैंने बेसिक शेयर किया, आप पढ़ोगे तो मैं यही सब आपको बोल रहा हूँ, आप सुनने को मिलेगा आपको। इंडिविजुअल HUF, फार्म, LLP, AOP, BOI, ठीक है, कंपनी, ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट एंड टैक्स डिडक्टर, ठीक है। नॉन रेसिडेंट कौन है आप जानते हो, टैक्स डिडक्टर मतलब जो डिडक्शंस कर रहा है, इसका पूरा डिटेल्स। तो अगर आप चाहो तो इनकम टैक्स के साइड में जाके भी एक्स्ट्रा एजुकेशन ले सकते हो, क्योंकि जो भी आप लोगों को किताब में छापा जाता है, चाहे वो CA इंस्टीट्यूट हो, CMA हो या CS इंस्टीट्यूट हो, सभी इनकम टैक्स के साइड से ही लिया जाता है सर, ठीक है। इनकम टैक्स के साइड से ही सब कुछ मिलता है, उसके से जो चीज आपको जरूरी है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। ओके सर, नो इशू, ठीक है सर। सोर्स तो सब बता रहे हो, क्या फायदा सर? फायदा इस बात का आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, आप प्यार कर लो सब्जेक्ट को, मेरा काम खत्म। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस में इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्फ, आप खुद के लिए भर रहे हो, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ध्यान देना बात को, ओके। आप किसके किसके लिए भर रहे हो सर? सेल्फ अपने लिए भर रहे हो, स्पाउस के लिए भर रहे हो, और
स्पाउस मतलब सर हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब जो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब चिल्ड्रन तो बच्चा ही होता है, चाहे 60 साल का पापा, मतलब अगर मानो कि जैसे मेरा पापा 60 साल के हैं, ठीक है, तो मैं 30-31 साल का 31 का हूं मैं, ठीक है, तो मैं भी पापा का बच्चा ही रहा ना सर। अब बात को समझेगा, बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन क्या मैं डिपेंडेंट हूं? नहीं, तो डिपेंडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। अगर मैं डिपेंडेंट होता तो फिर वो हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चा एकदम 18 साल के नीचे तक का होता है, 18 साल तक का होता है, तो उनको डिपेंडेंट नॉर्मल केस में माना जाता है। लेकिन 18 के बाद भी लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं, उसमें क्या है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बच्चा खुद कुछ नहीं करता, तो ऐसा केसेस में वो भी देखा जाता है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मतलब क्या है। मैक्सिमम कितना भर रहा है? इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में फैमिली का कोई भी मेंबर, एचयूएफ के केस में सर कोई भी मेंबर फैमिली के अंदर, मतलब वो चाचा ताऊ, मतलब যেগুলো আমরা বাংলাতে কি বলি আমরা কাকু জেঠু ऐसा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, ठीक है। तो मतलब काका का फैमिली, चाचा का फैमिली, मामा, मतलब जो भी जॉइंट फैमिली में जो भी रहते हैं सभी मेंबर्स के लिए हो सकता है, सभी मेंबर्स के लिए। कौन लेता है? कर्ता। कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, वो लेता है, ठीक है। आपको बता दो सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सिख, जैन और एक्सेप्ट मुस्लिम का, मुस्लिम फैमिली कम्युनिटी को छोड़ के, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल लॉ के कारण उनको इसके अंदर नहीं लिया गया, बाकी जो भी इंडिया में कास्ट है, ठीक है, मतलब रिलीजियन है, उन सभी को इसके अंदर लिया जाता है। नॉट जस्ट हिंदू रिलीजियन, सिख रिलीजियन, जैन रिलीजियन, दे ऑल इंक्लूडेड, इवन बुद्धिज्म, सिखिज्म, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सर जो भी कंट्री का सिस्टम है उसी हिसाब से बनाया गया है और कुछ नहीं। मैक्सिमम 25,000, 50,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल और हीज और हर स्पाउस इज ए सीनियर सिटीजन। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्फ स्पाउस के लिए जो भी हो मैक्सिमम 25,000 का लेता है। 50,000 आप डाल सकते हो, मतलब डिडक्शन मिल सकते हैं आपको इन केस द इंडिविजुअल और हीज और हर स्पाउस इज ए सीनियर सिटीजन। अगर वो इंडिविजुअल खुद या फिर उसका हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हो तो उसका अगर करेगा तो फिर उसके लिए 50,000, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम रिडक्शन आपको 50,000 तक मिलता है सर। नॉर्मल केस में आपको 25,000 तक मिलेगा। अब बात को समझे सर, नॉर्मल केस में 25,000 तक ही डिडक्शन मिलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के कारण, और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए भरोगे तो 50,000 तक मिल सकता है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू सीजीएचएस, ठीक है, सीजीएचएस में बताता हूं क्या होता है, और एनी अदर स्कीम एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएचएस का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। हाँ सर, जैसे कि वो आयुष्मान भारत रही को क्या इंश्योरेंस वगैरह होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू से अगर कुछ भी आप नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम लेते हो तो वो वाला केस भी इसके अंदर लिया जा रहा है। Any premium paid otherwise than by way of cash to keep in force an insurance of the health of parents whether or not dependent on the individual। पेरेंट्स डिपेंडेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर डिपेंडेंट है तो भी ठीक है, अगर पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है तो भी चलेगा। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। हाँ सर, वेदर और नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, मतलब हो सकता है कि इंडिविजुअल्स पे, मतलब आप अपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, कोई बात नहीं सर, फिर भी मैक्सिमम 25,000 तक क्लेम ले सकते हो। 50,000 इन आइदर ऑफ द केस, अगर आपका कोई भी, अब माता पिता में अगर दोनों में से कोई, इन केस आइदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, अगर दोनों ही सीनियर है या फिर कोई एक सीनियर सिटीजन है तो इनकेस आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। बोलो सर 80D समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ सर। वेरी गुड सर। तो ये है इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप भरते हो अपने फैमिली के हेल्थ बेनिफिट के लिए, हेल्थ कंसर्न के लिए, any amount paid otherwise than by way of cash on account of medical expenditure incurred on the health of the assessee or his family members or his parent who is a senior citizen and no amount has been paid to effect or keep enforce an insurance on the health of such person। ठीक है, कहना क्या है, कहना क्या है सर, बात को ध्यान से पढ़िए सर। एनी अमाउंट पेड अदरवाइज देन बाय ऑफ कैश ऑन अकाउंट मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द assessee or his family members or his parents who is a senior citizen and no amount has been paid to effect or to keep in force an insurance on the health of such person। मतलब अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू कैपिटल ऑफ रुपीज, कैप ऑफ रुपीज, कैप है इसका, एक कैप रखा गया है 50,000। इन केस वन पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड and the
other is a senior citizen on whom medical expenditure is incurred, the total deduction cannot exceed 50,000. बात को समझिएगा, मतलब यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि आप एक तरफ इंश्योरेंस भी भर रहे हो और दूसरी तरफ आप मतलब खर्चा भी कर रहे हो। क्या आपको समझना सर, मैक्सिमम आपको 50,000 ही मिलेगा। ये जो 50,000 का यहाँ पर हम लोगों ने बोला ना कि अगर सीनियर सिटीजन है उनके लिए अगर आप इंश्योरेंस भर रहे हो तो आपको 50,000 तक ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन सर? अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 50,000 in case one parent is a senior citizen in respect of whom insurance premium is paid and the other is a senior citizen on whom medical expenditure incurred आपने किया, but total deduction आपको कुल मिला के 50,000 ही मिलेगा। बात समझे सा? चाहे दोनों ही सीनियर सिटीजन हो, एक का इंश्योरेंस भरा दूसरे का मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, बट टोटल डिडक्शन तो आपको 50,000 तक ही सीमित है। कैप लगा दिया, 50,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। तब सरकार को क्या मिलेगा सर अगर सभी कुछ आपको दे दिया तो? ठीक है। अच्छा, पेमेंट इंक्लूडिंग, अच्छा इस केस में क्या बता रहा है, पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, कुछ जगह में कैश पेमेंट भी छोड़ता है सर। ठीक है, कैश पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिमसेल्फ, अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और माँ पापा के लिए। ठीक है, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, इंडिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ओके, अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू कैप ऑफ ₹5,000। अगर आप 5,000 तक कैश पेमेंट करते हो तो आप आराम से लेस कर सकते हो। इन एग्रीगेट सब्जेक्ट टू ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स ऑफ 25,000, मतलब उसके अंदर ओवरऑल जो लिमिट आपकी दी 25 और 50,000 है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स ऑफ 25,000 और 50,000 एज द केस में बी। दैट मीन्स अगर आप इंश्योरेंस भर रहे हो, आप बात को समझो सर, आप इंश्योरेंस भर रहे हो, आपको हर चीज का प्रूफ दिखाना पड़ता है। आप इंश्योरेंस भर रहे हो 80D के तहत, 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस भर रहे हो और आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। आपको 25,000 तक क्लेम मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन का कर रहे हो तो 50,000 तक क्लेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन मानो कि आपको तो कैश पेमेंट तो नॉर्मली अलाउड नहीं है, लेकिन सर ऐसा बहुत केस में होता है कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने जाते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के टाइम पे हम लोग कैश पेमेंट ही करते हैं, है ना। नॉर्मल डॉक्टर कंसल्टिंग करते कि नहीं करते, तो वो वाला केस को क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आप कैश पेमेंट करके आ रहे हो, तो ऐसा कैश पेमेंट जो है वो जो 5,000 तक का कैप लगा हुआ है, मतलब अप टू 5,000 तक का अगर आप पेमेंट करते हो जो आपको डिडक्शंस में मिलेगा। लेकिन ये 5,000 का एग्रीगेट 25,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब टोटल कुल मिला के मेडिकल इंश्योरेंस में डिडक्शन या तो 25 और 50 उसके अंदर ही रहेगा। बात क्लियर है सर? बोलो, मतलब आप 5,000 का कैश कर रहे हो तो 5,000 का डिडक्शन अलग से नहीं दिखा सकते। टोटल अगर आपका मेडिकल से फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल इंश्योरेंस है 25,000 का, ठीक है, और आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट है 5,000 का। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 25,000 का मेडिकल इंश्योरेंस, 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश का मैक्सिमम कैप है, तो आप 30,000 क्लेम करना चाहते हो। नॉट अलाउड सर, मैक्सिमम अलाउड 25,000, या फिर 50,000 के केस में भी सेम टू सेम पॉइंट। बोलो सर, बोलो, डाउट रहे तो भी बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ बोलो सर। अगर सीनियर होगा तब तो 30,000 अलाउ करेगा ना, अगर 50,000 हुआ तो। हाँ ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू केस, ऑब्वियसली एज द केस में भी। अगर सीनियर सिटीजन के लिए भर रहे हो तो 50,000 तो अलाउड करेगा, इन दैट केस आप 30,000 ले सकते हो। अगर सीनियर है तो फिर 30,000 ले सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हो, मतलब तब तक का मैक्सिमम कैप तो 50 हो जाएगा ना, तब तक का मैक्सिमम कैप 50 होगा, तब आप 30 क्यों नहीं ले सकते, तब आप 30 ले सकते हो। लेकिन 50 + 5 करके आप 55 नहीं ले सकते ना। नहीं, ठीक है ना, यही है। विशाल, प्रीति, बोलो सर। तथा प्रिया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। रोशनी, ज्योति, अनुज, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो सर, क्लियर है या नहीं? हाँ सर। एकदम ओके सर, एकदम क्रिटिकल लेवल में ही हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो एकदम जहन में चले जाना चाहिए। ठीक है, एकदम दिल में बस जाना चाहिए। ठीक है, वही सर, कंपटीशन नहीं, प्यार कर लो,
ठीक है। किससे करोगे कंपटीशन? जिंदगी में किसी से भी कंपटीशन करो, कोई ना कोई तुमसे आगे है सर। लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट को प्यार कर लो तो फिर कोई आपसे आगे नहीं निकल सकता। चलो सर कोई बात नहीं। रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF 80 DD सिर्फ 80 DD दवा दारू, ठीक है। मतलब वो D मतलब अगर सिर्फ दवा है, 80 D मतलब अगर सिर्फ दवाई है, ठीक है। तो अब याद रखने के लिए 80 D मतलब दवाई और DD मतलब दवा एंड दारू, ठीक है। सर क्या बोलते हो आप, दिमाग खराब मत करो सर। याद रखने के लिए सर, DD याद रह जाएगा दवा दारू के लिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल ऐसे बोलते हैं ना सर, दवा दारू ले लेते ला देते हैं ऐसा ही, इसीलिए याद दिलाते हैं। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है। बड़ा ही और थोड़ा चिंताजनक बात है DD, ठीक है। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन, जो डिसेबल्ड पर्सन है। अगर आपके घर में कोई डिसेबल्ड इंसान है, ठीक है, डिसेबिलिटी होता है ना सर 75% 80% डिसेबिलिटी, ठीक है। तो वो देखना पड़ता है कितना तरह का डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। तो चलो देख लेते हैं। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। सर डिडक्शन मिलता है फ्लैट, कितना फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। इस अमाउंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 75,000 का। In case of a severe disability, that is a person with 80% or more disability, the flat deduction shall be 1,25,000। अगर डिसेबिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी हो, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो इन दैट केस 1,25,000, ओके, 1,25,000 तक का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सर ये वाला डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के लिए आप इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल, ठीक है। And amount paid or deposit under this scheme of framed in this behalf of by the LIC or any other insurer or administrator or specified company and approved by board। Meaning of dependent क्या है? Meaning of dependent मतलब in case of an individual के लिए dependent जैसे कि उसका बच्चा, उसका वाइफ, ठीक है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उसका चिल्ड्रन, उसका पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर्स। ये थोड़ा बढ़ रहा है सर, अपने भाई अपने बहन भी आ जाएगा इसमें। पेरेंट्स चिल्ड्रन स्पाउस तो इजीली समझ आ जाता है, बट इस केस में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज आल्सो कम, ओके। ये भी अपने ही होते हैं, लेकिन कुछ केस में ब्रदर्स सिस्टर्स को अलग किया जाता है। HUF के केस में एनी मेंबर, HUF के केस में एनी मेंबर, ओके, किसी के लिए भी कर सकते हो। पर्सन मेंशन्ड इन द कॉलम 2 शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन मेंशन्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम 1। मतलब ये जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, क्या बोल रहे हैं सर, मतलब पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 दैट इज स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स एंड HUF के केस में एनी मेंबर, ओके। इसमें क्या बोल रहा है कि सर पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स मेंशन्ड इन कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम 1 फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। मतलब उनका सपोर्ट और मेंटेनेंस में ना वो आगे नहीं चल सकता। Such person should not have claimed deduction under section 80U in computing total income of that year। 80U क्या बताया था, याद है किसी को? 80U क्या बता रहा था, याद है सर आप लोगों को? 80U बोलो, हम लोग 80U पढ़े थे ना? डिसेबल पर्सन बताएं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। 80U इज ऑल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी। हम लोग 80U में बाद में बात करेंगे फिर से, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 80U में बताते हैं सर आपको, ठीक है। और हम लोग अभी क्या पढ़े, 80DD एंड 80DDB पढ़ रहे हैं सर। 80DDB इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है। और कौन है डिपेंडेंट और किसका डिपेंडेंट वो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। किसका डिपेंडेंट, कैसे डिपेंडेंट, होली और पार्टली किस तरह से कौन किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो बहुत वाइटल मैटर करता है सर आपके लिए। जब तक आप ये सब प्रोविजंस को अच्छे से ना समझ लो ना सर, आपके सामने डिडक्शंस का क्वेश्चंस हमेशा मुश्किल लगेगा। इसीलिए मैं आपको एक एक करके प्रोविजंस को इतना अच्छे से डिटेल्स में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद आपके सामने टोटल क्वेश्चंस के अंदर डिडक्शंस पूछ ले या फिर सिंपल डिडक्शंस का सवाल कर ले, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत तो होगा नहीं सर। अच्छा 80DDB में एक सेकंड सर, ये वाला मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस तरह से कुछ कर रहे हो, मतलब अगर आपको यहाँ से डिडक्शन मिल रहा है, सिंपल बात है, पर्सन मेंशन्ड इन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम 1 फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। Such persons
such persons should not have claimed deduction under section 80U in computing total income of that year. मतलब जिनको एक बार यहाँ पर मिल जाता है तो वो 80U में फिर से वो डिडक्शन नहीं ले सकता, चाहे वो HUF हो चाहे इंडिविजुअल हो। अगर आप 80 DD में ले रहे हो तो 80 DD भी आपको नहीं मिलेगा, सॉरी 80U आपको नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। मतलब कभी भी एक चीज के लिए आपको दो जगह में बेनिफिट नहीं मिल सकता। 80 DD भी रेसिडेंट के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, मतलब एंड HUF के लिए भी। डिडक्शंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स, स्पेसिफाइड डिजीज बोल के रखा है, ऐसा डिजीज में मिलता है। अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट, जो भी अमाउंट आप पे करते हो उसके हिसाब से आपको डिडक्शंस मिलेगा। जैसे कि एक्चुअल सम पेड और 40,000, एक्चुअल सम पेड और 40,000, 1 लाख इफ द पेमेंट इज मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए सीनियर सिटीजन। नॉर्मल इंसान के केस में 40,000, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख। एक्चुअल सम पेड सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, व्हिच एवर इज लेस, मतलब जो सम आप पे करोगे और 40,000 जो लोअर होगा। अगर 30,000 पे करोगे तो 30,000 मिलेगा। अगर 30,000 पे करोगे स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट के लिए, अगर आप 30,000 का पेमेंट कर रहे हो तो आप 30,000 तक डिडक्शन ले सकते हो। अगर 40 कर रहे हो तो फिर 40 मिलेगा, मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा नहीं। सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 1 लाख, व्हिच एवर इज लेस। ठीक है, अच्छा, इससे माइनस करना पड़ेगा द अमाउंट रिसीव्ड। इससे माइनस क्या करना है? द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बात में दम है। आप खर्चा कर रहे हो, बहुत अच्छा, पहले आपने कैश देके खर्चा कर लिया। मुझे याद आ रहा है मेरे अंकल का 2-4 साल पहले हुआ था, तो उस टाइम पे भी मतलब पहले पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ा। आप लोग भी जानते होंगे, अगर मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है किसी का, तो बहुत बार में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज बोलता है कि हम लोग अभी नहीं दे सकते, आप कैश में करवा लो, बाद में हमसे रेमिटेंस ले लेना। ठीक है, तो अंकल का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरा अपना अंकल था, 3 लाख के आसपास का कुछ खर्चा हुआ था। ठीक है, और फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी में जितना उसका इंश्योरेंस किया हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा ही आ गया था। ठीक है, मे बी 2,70,000 समथिंग इंश्योरेंस कंपनी से मिल चुका था, तो बस 30,000 ही अपना खर्चा हुआ था। तो 3 लाख आपका खर्चा हुआ, आपने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक है, और 2,70,000 का आपने बाद में इंश्योरेंस से ले लिया। लेकिन यहाँ पर बात है डिडक्शंस का, यहाँ पर बात है डिडक्शंस का। तो मैं आपको, ये तो मैं अपना कहानी बताया आपको जो मेरे साथ हुआ था अंकल के साथ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सर 40,000 आपका एक्चुअल मानो कि डिडक्शंस आपको मिलने वाला है, आपने पेमेंट किया खर्चे स्पेशल डिजीज के लिए। अब 40,000 पेमेंट किया, लेकिन आपके इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ अमाउंट मिल गया। से फॉर एग्जांपल आपको 30,000 मिल गया, 30,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्स हुआ। ठीक है, और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। अब जिस कंपनी में काम करते हो, कंपनी भी देखता है ना, जैसे टाटा वगैरह होता है ना, वो फैमिली के लिए भी बहुत सारा चीजें देता है। सही बोला ना सर मैंने? टाटा जैसा कंपनी, टाटा है, हाँ, वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी ना पेमेंट वगैरह करता है। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स को रिम्बर्स कर रहा है तो वो अमाउंट, तो 30,000 रिम्बर्स कर दिया मानो, तो आपका कितना डिडक्शन मिलेगा? अभी आप 10,000 ही क्लेम कर सकते हैं, आप 10,000 ही क्लेम कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर 1 लाख का केस है तो फिर 1 लाख के केस में वैसा, मतलब सीनियर सिटीजन है तो फिर वो 1 लाख हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में मैक्सिमम 1 लाख, हाँ सर, या फिर जो अमाउंट आप पे कर रहे हो 1 लाख तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब 1 लाख से अगर आपको बाद में प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आपको मिल गया, से फॉर एग्जांपल यू रिम्बर्स, आपको रेमिटेंस मिल गया इंश्योरेंस से 80,000 का, तो आप डिडक्शन कितना ले सकते हो? 20,000 तक का। लॉजिकल है कि नहीं है सर? एकदम लॉजिकल है ना, एकदम लॉजिकल है। इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्स मिलेगा तो फिर आप वो वाला अमाउंट थोड़ी ना ये कर सकते हो। तो बहुत सोच समझ के इंश्योरेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए, हमारे लिए बना के रखा है ये सब पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, एसएससी मतलब इंडिविजुअल, अमाउंट स्पेंड मतलब फॉर हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट, अपने लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, किसके किसके लिए कर सकते हैं? हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब स्पाउस, हस्बैंड की वाइफ, वाइफ के हस्बैंड। ठीक है, पति की पत्नी, पत्नी की पति, सर हंसना नहीं है। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, और एचयूएफ के लिए एनी मेंबर, एचयूएफ के लिए एनी मेंबर। ठीक है, तो 80 क्या हो गया हमारा, क्या हो गया सर? 80 DDB, दवा दारू के साथ क्या हो गया? दवा दारू के साथ पता नहीं क्या हो गया, क्या नाम दोगे? 80D में दवा था, 80DD में दवा दारू था, और अभी क्या हो गया? दवा दारू और पता नहीं आपको, दवा दारू और बीमार। दवा दारू और बीमार, हाँ, वेरी वेरी गुड सर, वेरी हैप्पी। मैं वही सुनना चाह रहा था, कोई तो बता दे।
वेरी गुड सर, दवा दारू और बीमार तीनों हो गया, ठीक है, एकदम स्पेशल डिजीज के लिए दवा दारू और साथ में बीमारी भी आ गया। चलो तो तीनों सेक्शन क्लियर है सर, 80 डी भी क्लियर हुआ, 80 डी डी भी क्लियर हुआ और 80 डी डी बी भी क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ सर। ओके सर, 80 ई भी देख ले सर फटाफट, अगर आज देख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर, एकदम क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। 80 ई इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ओके, इंटरेस्ट फॉर लोन टेकन ऑन फॉर हायर, सर पढ़ने के लिए लोन कौन नहीं लेता, बहुत लोग लोन लेता है, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का खर्चा बहुत हाई फाई हो, बट सर मेरा एक पर्सनल सजेशन है, फालतू इंस्टीट्यूट के लिए कोई फालतू का लोन ना ले, ठीक है, ये सब एमबीए वगैरह पढ़ने के लिए ना लोग बहुत फालतू इंस्टीट्यूट वगैरह से लोन लेता है, मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करूंगा सर, मतलब सर क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, जिसका है वो करने दीजिए ना सर, बात नहीं समझते हो, जिनका पापा का है ना, जो करोड़ों कमाते वो दे, लेकिन क्या हो रहा है ना, सोसाइटी बिगड़ रहा है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सबको ना सिर्फ ग्लास का बिल्डिंग दिखता है, ग्लास बिल्डिंग समझते हो, कोलकाता में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, नॉट जस्ट इन कोलकाता, कोलकाता में, नोएडा में, गुड़गांव में, जो कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, किसी का पैसा है तो करोड़ों का कॉलेज बना दिया, ठीक है, और करोड़ों का कॉलेज बना के 15 लाख का फीस बना दिया, ठीक है, अब गांव का लड़का समझ रहा है, पापा खेती करता है, ठीक है, पापा का मंथली इनकम उतना नहीं है, लेकिन जमीन वगैरह अच्छा खासा है, पापा को लग रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा ही कॉलेज में पढ़ेगा जैसे कॉलेज में रिच क्लास का स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना गांव का जमीन जायदाद बेच के आ जाते हैं 15 लाख का कॉलेज में पढ़ने के लिए, 20 लाख का कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, बिल्डिंग देख के कॉलेज में कभी नहीं आना चाहिए, कॉलेज में तो आना चाहिए हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख के, ठीक है, कि वो उस कॉलेज में अच्छा टीचर्स है कि नहीं है, उस कॉलेज से अच्छा खासा, लेकिन वो सब तो मार्केटिंग करके ऐसे बताते हैं ना, जैसे क्या कर रहा है, हाँ मतलब जैसे कुछ हवा दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्केटिंग में ये प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट, ये कंपनी वो कंपनी, ठेंगा कंपनी, कंपनी कुछ नहीं मिलता, वो कंपनी के साथ ही नहीं सेटलमेंट करके रखता है, क्या बताऊं सर, लोग तो ठगेगा, अब मेरे बोलने से ना बोलने से क्या फर्क पड़ जाता है, बट सर लोन तो लोग लेते हैं सर, तो फिर लोन किसके लिए लेना चाहिए, जब आपको श्योर शॉट पता चले कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट, टॉप इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऑब्वियसली आप उसके लिए प्रिपरेशन लो, ठीक है, आप उसके लिए प्रिपरेशन लो, जैसे IISc हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT हो गया, IIM हो गया, ठीक है, या फिर टॉप 20 कॉलेजेस इन इंडिया, जैसे पुणे में कुछ अच्छा अच्छा कॉलेजेस है सर, ठीक है, MBA वगैरह के लिए, ठीक है, टॉप 20 MBA कॉलेजेस मैक्सिमम तक आप जा सकते हो लोन के लिए, जहां से सच में कुछ क्वालिटी एजुकेशन निकल के आता है, तभी लोन लेना चाहिए ना। एक्चुअली क्या हुआ ना सर, बहुत लोगों को देखा मैं, मेरे अपने बहुत सारे दोस्तों को भी मैंने देखा और उसके बाद स्टूडेंट्स को भी देखा, सबको ना ऐसे ही, मतलब वही होता है ना, ललचा लपलपा ऐसा होता है ना, वैसे एल्पेन लीवे तरह का, हाँ इतना लालच की तरह आते हैं और पैसा पूरा एकदम खत्म, और क्या, और बाद में पढ़ाई भी नहीं है, बाद में एजुकेशन भी मिलता है इतना खर्चा करके तो भी मान जाते हैं। सर क्या मैं गलत बोला क्या, आप ही बता दो, अगर मेरा एनालिसिस गलत है तो आप ही बता दो सर। हाँ सर, गलत बोल दिया क्या? नो सर, ये तो रियलिटी। वही है सर, लेकिन क्या है ना, किसी को समझा के मैं कुछ कर नहीं सकता, अल्टीमेटली लोग ठगेगा और फिर समझेगा, और जब समझेगा तब और उठ के खड़ा होने का ताकत नहीं रहेगा, मेंटली पूरा डाउन हो जाएगा, फिर खराब अटेम्प्ट, क्या बताऊं सर। Interest on loan taken from any financial institutions or approved charitable institutions. Such loan is taken for pursuing his higher education or higher education of his or her relative. ठीक है, अपने लिए या फिर रिलेटिव के लिए, दैट इज स्पाउस के लिए हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट्स फॉर होम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन, जिसका गार्डियन मतलब लीगल गार्डियन होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप ले रहे हो, मतलब जो ले रहा है वो लीगल गार्जियन होना चाहिए, जैसे स्पाउस का गार्जियन होता है, बच्चे लोगों के गार्जियन होते हैं माँ पापा, ठीक है, ऐसे लीगल गार्जियन, भाई का भी गार्जियन हो सकता है, ठीक है, दीदी होते हैं, लीगल गार्जियन होना पड़ेगा, जिनका कोई नहीं होता उनका होता है भाई दीदी, ऐसे दादा होते हैं, भैया लोग, ठीक है, तो कितना मिलेगा, द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर, इनिशियल असेसमेंट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होगा, एंड 7 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर। से फॉर एग्जांपल इसको समझा देता हूं सर, आपने लोन लिया, से फॉर एग्जांपल 2000, अभी क्या चल रहा है 2021, चलो सर इसी साल कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है,
2021-22 चल रहा है, इस साल कॉलेज में भर्ती होते हैं, कितने का लोन लिया सर? 10 लाख का। ठीक है, अब 21-22, 22-23, 23-24, 3 साल का कॉलेज मान के चला मैं। ठीक है, मैं कितना लिया सर? 3 इयर्स का कॉलेज। अब 3 साल का कॉलेज में आपका 10 लाख का खर्चा होगा। लोन का पेमेंट कब चालू होगा? 3 साल कॉलेज के बाद। 3 साल कॉलेज के बाद, मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज के और 1 साल बाद होता है। क्यों? आपको जॉब लेने का टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। तो 24, 25, 24-25 के बाद से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होगा। इसी को बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट ईयर। अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर, दैट इज ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है। एंड कितना दिन तक चलेगा? जैसे 24-25 में अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है तो अगला 7 असेसमेंट ईयर तक, 24-25 से लेके 25-26, 26-27, इस तरह से चलेगा। कितना देर तक? 7 असेसमेंट ईयर तक, सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर, जब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपका कॉलेज कंप्लीशन के बाद ही आपका पेमेंट चालू होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप लोन लिया, आप पढ़ाई किया, आप पढ़ाई कंप्लीट करोगे तब जाके आप इंटरेस्ट भरोगे, पापा थोड़ी ना भरेगा। एजुकेशन लोन है, आपका मतलब आपके लिवलीहुड के लिए है, आप कुछ पढ़ के करोगे, कुछ बनोगे तब पेमेंट करोगे। क्या है सर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ऐसा ही होता है ना, अगर कॉलेज में कोई है, किसी का एजुकेशन लोन लिया है, सरकारी कॉलेज में कौन लोन लेता है? नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, या फिर IIM IITs के केस में, ठीक है, IISCs के केस में लोन वगैरह लिया जाता है। और until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier, या तो पूरा इंटरेस्ट जब पेमेंट करेगा जो पहले होगा, अगर पहले इंटरेस्ट पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है तो वही वाला। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा वो उसको डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। अच्छा है ना सर? इंटरेस्ट वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, जितना भरेगा पूरा का पूरा जो पहले होगा। अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड इन फुल, पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, जितना इंटरेस्ट भरेगा। 10 लाख का लोन था, 10 लाख के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट जितना होगा, अगर 10 लाख के अंदर मानो कि 10 लाख के अंदर लोन है, मानो कि इसी के अंदर मान के चलते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, ठीक है, 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख या 1 लाख तक उसको इंटरेस्ट के तौर पे अगर उसने दिया है तो वो अमाउंट उसको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। 80E, ई फॉर एजुकेशन। हाँ सर, ई फॉर एजुकेशन चलेगा? हाँ सर। एकदम सर, याद रखिएगा सर। 80EE, अरे बाप रे, एक ई से काम नहीं बना, दो ई बना दिया। इंडिविजुअल्स के लिए डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लाइक HDFC, ऐसा कुछ। HDFC होता है ना, बैंक नहीं, HDFC का पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर खरीदने के लिए लोन लिया आपने, अरे बाप रे, हाउस प्रॉपर्टी को एक्विज करना है, घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। Deductions of up to 50,000 would be allowed in respect of interest on loan taken from a financial institution. 50,000 तक आपको मिल सकता है in respect of interest on loan taken for a financial institutions. Loan should be sanctioned during 16-17. याद रखिएगा सर, लोन कब लेना चाहिए? 16-17 के अंदर। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 16-17। 16-17 असेसमेंट ईयर के आसपास में लोन लेना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है, 16-17 याद रखिए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन लेना चाहिए। लोन सैंक्शन 35 लाख से कम होना चाहिए सर। लोन सैंक्शन 35 लाख से या 35 लाख इक्वल होना चाहिए। घर का वैल्यू 50 लाख से कम होना चाहिए या 50 लाख के इक्वल होना चाहिए। The assessee should not own any residential house on the date of sanction of loan. जब उसको लोन मिल रहा है तब उस लोन के टाइम पे उसका दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए। घर क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल घर होना चाहिए। ठीक है, कितना डिडक्शन मिल सकता है सर? 50,000। Deductions of up to 50,000 would be allowed in respect of interest on loan taken from the financial institutions. कौन है? जैसे कोई भी हाउसिंग कंपनीज, जैसे कि HDFC, ठीक है, हाउसिंग लोन कंपनीज, इंडिया बुल हाउसिंग, नाम सुने होंगे आप लोग, गवर्नमेंट का भी कुछ है, ठीक है, HDFC बोल के है, इसका शेयर भी है मार्केट में, HDFC बोल के लिखो, HDFC बैंक नहीं आएगा, HDFC हाउसिंग फाइनेंस आएगा। HDFC, दीवान हाउसिंग बोल के एक है, HDFC हाउसिंग। ठीक है,
समझ में आया सर? बोलो। ये वाला समझ आ गया ना, 80EE? यस सर। ओके सर, ठीक है। बस मैं इतना डबल ई तक ही रखा। 80EE से बाकी जो डिडक्शंस का एरिया है आप लोग प्लीज एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है? एक बार गो थ्रू हो जाए तो फिर नेक्स्ट क्लास से मैं डिडक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। बोलो बोलो सर, बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, डिडक्शंस पढ़ लोगे अभी खुद से? बाकी जो है, जो समझ नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा, ठीक है? जो समझ नहीं आएगा वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही दूंगा। और लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से खुद से गो थ्रू करना, ठीक है? जैसे खुद का गो थ्रू हो जाए फिर नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप सब जवाब खुद ही दे पाओ, मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा, ठीक है सर? तो फिर डिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, आराम से हो जाएगा सर, ठीक है? ओके सर, टाटा फिर आज, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। साक्षी सर। अच्छा टाटा टाटा।